देखो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज का बेटा ये क्या है, हॉट टॉपिक है, क्योंकि हमारे ज्यादातर तरीके से है हॉट, बिल्कुल आग बबूला एकदम, इसमें से आग ऐसे निकल रही होगी। सबसे पहले याद रखना, देखो इसी पॉइंट में कर लेना, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई पूछेगा कि भैया ये बताओ एनईपी की संरचना कितनी है, तो बेटा आंख मूंद के और एकदम पुच्ची भेज देना उसके बाद कि 5 3 3 4। इसका मतलब जो पहले वाला 5 है ये फाउंडेशनल वाला है, उसके बाद अगले वाला जो 3 है ये हमारा प्रिपरेटरी है, अगले वाला जो 3 है ये हमारा क्या है, मिडिल वाला है, और अगले वाला 4 जो है हायर वाला। इसका मतलब जो 5 है वो क्या है, हमारा नर्सरी हो गया, एलकेजी हो गया, यूकेजी हो गया, फर्स्ट क्लास होगी, सेकंड क्लास। अगले 3 क्या हो गए, तीसरी क्लास, चौथी क्लास। कितने लोग ऐसे हैं जो बेटा पीआरटी का मतलब पेपर 1 का पेपर देने जा रहे हैं, जितने भी पेपर 1 का पेपर देने जा रहे हैं समझ लेना वो ये हैं। उसके बाद अगले 3 क्या है, छठी क्लास, सातवीं क्लास, आठवीं क्लास, ये हो जाएंगे। और अगले वाले तो बेटा क्या है, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, और ये क्या है 12। तो इसका मतलब पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो तारीखों के हिसाब से, क्लास के हिसाब से ऐसे बांट देना है। एक बात और दिमाग में रखना कि जो आयु का वर्ग होगा 3 से क्या होगा 18। अच्छा तुम बताओ, तुम दूध पीते बच्चे होगे, तुम्हारी उम्र कितनी है, सारे लोग अपनी अपनी एज बताओ, सारे लोग अपनी अपनी एज बताओ बिल्कुल स्पीड के साथ। तुम्हारी उम्र कितनी है बताओ, जो तुम्हारी एज है वो कितनी है। हाँ बहुत बढ़िया, अपनी अपनी एज। सर जी 20 साल, 24 साल, 39 साल, 23 साल, 22, 27, 28, 22, 32, 32, 33, 34, 34, 28, 28, 27, 27, 29, 19, 30, 20, 25, 19 है ना। सर जी मैं 2 साल की हूँ बेटा, तेरी तेरी हरकतों से पता चला तो 2 साल की है, मेच्योरिटी लेवल आया नहीं, तेरे दूध पीती बच्ची, लाऊं तेरे लिए बोतल दूध की, हाँ पगलो। हाँ अब यहाँ पर आपके सामने क्या होगी मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हें अपनी उम्र तो तुम बता जाके, अपनी उम्र तो तुम बता दोगे, लेकिन अगर कोई एग्जाम वाला पूछ ले कि तुम्हारे जैसा ही कोई बालक, तुम्हारे जैसा ही कोई बालक जिसकी जो क्लास है वो 5वीं क्लास में है, कौन सी क्लास में है, 5वीं क्लास में है, तो बताओ उसकी उम्र कितनी होगी। टेंशन नहीं लेना बाबू, जब भी अगर ऐसी, अगर 5th क्लास में है तो मेरे बच्चे 5 जोड़ देना, उसकी एज हो जाएगी 10। तो जब भी तुमसे कोई पूछेगा ये वाली बात फलानी ढिमकानी, कि अगर किसी ने पूछा कि तुम्हारा बच्चा 9वीं क्लास में है, उसने कहा, किसी ने मान लो किसी आंटी का नाम था, है ना, मतलब लैला आंटी थी, है ना, लैला आंटी थी, मजनू अंकल को बता रही थी, और लैला आंटी ने बोला, हे मैं कह रहे, हे मजनू मेरा जो बेटा है वो 9वीं क्लास में है, बता मेरा जो बेटा है वो कितनी उम्र का है। अगर तूने उसकी उम्र बता दी, अगर तूने उसकी उम्र बता दी तो हे मजनू आज के बाद तेरे साथ हर रोज शाम को कॉफी सेट है, तू मेरे को कॉफी पिलाना, मैं कॉफी पीने आऊंगी। बताओ मजनू क्या जवाब देगा, मजनू क्या जवाब देगा। हाँ तो मजनू जो जवाब देगा, बहुत बढ़िया, मजनू देखो तुम 1 नंबर के मजनू हो सारे के सारे। लैला मजनू में जानता था तुम यहीं आओगे, है ना, तुम आ गए ना, ये रहे लैला मजनू हो, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि तुमने पकड़ा है एकदम 1 करोड़ रुपए का सवाल, और 9वीं क्लास में था, 5 जोड़ देना। इसका मतलब बालक जो है वो कितना है, 14 वर्ष का है। तो उसके बाद लैला बोली मजनू से, निकल ले, अगर मुझ पे गलत निगाह रखेगा तो 14 साल की उम्र कैद करा दूंगी। इस उम्र के चक्कर में सारा मजनू क्या है निकल लिया, और बोला उदय को कंट्रोल, उदय कंट्रोल, अब की बार नहीं जाना। बस याद रखना, तो जब भी मेरे बच्चे कोई क्लास, एक एग्जाम्पल तुम्हें बताना है, और वो एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिएगा जो रोहित है, वो रोहित जो है उसकी जो एज है बेटा वो कितनी है, 9 ईयर है। तो एक बात बताओ, अगर रोहित की एज 9 साल है तो रोहित कौन सी क्लास में होगा, अकॉर्डिंग टू आरटी, अकॉर्डिंग टू एनईपी। यहां से कॉन्सेप्ट पूरा आएगा, बात खत्म। आ गया भाई समझ में। हम्म, जल्दी। बहुत बढ़िया, इसका मतलब मेरे बच्चे 9 साल हैं, तो 9 में से सीधा क्या घटा देना, 5, तो पता चल जाएगा क्लास कितनी है, 4, क्लास में एज जोड़ दोगे 5, तो इसका मतलब उम्र हो जाएगी 9। तो तुम्हें ये एज वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब इतना होने के बाद मेरे बच्चे चलेंगे, तो ये हमें एक कॉन्सेप्ट बताती है, एनईपी हमारा क्या है, किस पर जोर देती है, ईसीसी। ईसीसी में क्या है, एक एग्जाम्पल याद रखना, जैसे आंगनवाड़ी, क्या है आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी से भी ज्यादा बढ़िया है बाल वाटिका। क्या होगा, बाल वाटिका वाली बात। इसमें जो मूलभूत साक्षरता, इसका मतलब बच्चे के लिए क्या है,
एफएलएन का कॉन्सेप्ट है। जो एफएलएन है वो कक्षा 3 तक क्या है, हो जाना चाहिए बच्चे के, बेसिक न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी ये उसे पता हो जानी चाहिए। उसके बाद क्या है, बच्चे को किस भाषा में पढ़ाना है, मातृभाषा में, या फिर किस में पढ़ाना है, स्थानीय भाषा में। क्या करना है, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर काम करना, उसी के एक क्षेत्र में नहीं, उसके सारे क्षेत्र में। इसका मतलब कोग्निटिव भी, फिजिकल भी, सोशल भी, मोरल भी, इंडिविजुअल भी, इंटेलेक्चुअल भी, सारे के सारे उस पर काम करना। और उसके बाद उसे क्या है, व्यवसायिक शिक्षा भी देनी। इसका मतलब वो आगे जाके क्या है, बढ़िया से अपना काम कर सके। तो क्लास 6 से ही हम उसे क्या देंगे, वोकेशनल एजुकेशन देंगे। और मेरे बच्चे नई वो मूल्यांकन प्रणाली आएंगे, इसका मतलब जो रोट मेमोरी है उसको हटाना है, अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाना है। और उसके बाद उच्च शिक्षा में सुधार, ABC याद रखना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, बस नॉर्मल है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब इतना होने के बाद आपके सामने जो आएगा वो हमारा पहला सवाल NEP से रिलेटेड बढ़िया सवाल है, जानकारी दो फटाफट। सवाल आता है ये कि NEP 2020 योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन की ओर बढ़ने की सिफारिश करता है। मतलब योगात्मक से रचनात्मक, तो हम कह सकते हैं कि हम क्या है, रिजल्ट से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की तरफ चल रहे हैं। तो बात क्या है, सही है। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो प्रमोट करता है रोट मेमोराइजेशन को। मेरे बच्चे फॉर्मेटिव क्या है, अंडरस्टैंडिंग को बताता है ना, रेदर देन क्या होगा, क्रिटिकल। तो एक बात तो तय है, इस सवाल में जब जाएंगे तो पहली बात तो बिल्कुल क्या है, सही है। हम ये जानते हैं कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, रचनात्मक में जो मूल्यांकन होता है, वो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, ना कि रटने को। तो इसका मतलब ये गलत और पहला सही। तो अगर आपने जवाब दिया है ए है सही और आर है असत्य, तो आप बिल्कुल क्या है, सही हैं। तो पहले सवाल का आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया, और अगर सी चुन रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट देखो, NEP 2020 में 5+3+4 की संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताओ। चलिए, अब इतना होने के बाद आपके सामने एक नई जानकारी आई कि NEP में 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बताता है। तो मूलभूत चरण में कहता है 3+8 वर्ष की आयु को कवर करता है, ये वाला। मतलब जो फाउंडेशनल स्टेज है, ये तो मैंने बताया बेटा कि पहले कौन से करेगा, तीसरे से लेके कहां तक करेगा, 8 तक, ये बात सही होगी। मध्य चरण जो है वो 6 से 8 को बताता है, जो मिडिल वाला है वो 6 to 8 को बताता है। तो अगर हम दूसरे में देख के चलेंगे तो हमने आपको यही तो बताया था, ये किसको बताता है, ये रहा। और मध्य चरण क्या है, 6 to 8 को बताता है। तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि दोनों ही बातें क्या हैं, सही हैं। इसलिए सवाल का जवाब आपके सामने ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। और भाई कल तुम याद रखना, कल तुम्हारी क्या है, मैराथन है ना। कल मैराथन है, कल शाम को 7 बजे से मैराथन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो कल मैराथन होगी, बड़ी वाली मैराथन है, पूरा कवर करके चलेंगे, टाइम से आ जाना। NEP 2020 के अनुसार परख की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। चलो मेरे बच्चे पहले एक काम करो, परख का फुल फॉर्म बताओ सारे। परख का फुल फॉर्म बताइएगा बहुत जल्दी। परख का फुल फॉर्म क्या होगा जी। थ्योरी कल होगी बेटा, कल थ्योरी भी, सवाल भी, सब कुछ होगा। कल ना हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। कल हमारी मैराथन है शाम को 7 बजे से। अब ये मैराथन बेटा सुबह के 7 बजे तक चले या उसके आगे तक चले, ये भगवान भरोसे है। लेकिन हाँ, क्लास लंबी होने वाली है, वो ध्यान रखिएगा, चलेगा। तो अगर यहां से आएंगे, देखो परख जो है PARAKH। देखो H का मतलब होता है होलिस्टिक, H का मतलब होलिस्टिक मतलब चहुमुखी। इसके बेटा याद रखना, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता, इन्होंने इंग्लिश में। K का मतलब होगा नॉलेज, K का मतलब A का जो मतलब होगा उसको बोला जाता है एनालिसिस। लिख दिया कि नहीं लिखा तुमने। A का मतलब जो होगा याद रखना हो, क्या होगा, एनालिसिस, एनालिसिस। आर का जो मतलब होगा, ये क्या परख जो होगा, आर का मतलब आपके सामने आता होगा रिव्यू। बहुत बढ़िया लिख दिया कुछ लोगों ने। आर का मतलब क्या होगा, रिव्यू। ए का मतलब जो होगा वो होगा असेसमेंट, ए का मतलब असेसमेंट। और पी का मतलब होगा परफॉर्मेंस। देखो अगर वर्ड को देखोगे तो यही होगा, बट इसमें एक चीज याद रखना, अगर आप इसे पूरा करके चलोगे तो परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो आखिरी में डेवलपमेंट भी लिखा होगा, थोड़ा याद रखना इस बात के साथ। तो इस सवाल का असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस क्या होगा, असेसमेंट, परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू,
एंड एनालिसिस ऑफ, क्या है ना, नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है जी, चलेगा। अब इस सवाल में क्यों कराए, इसका मतलब हम एक काम कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो कितना आगे बढ़ा है। हम ये चेक कर रहे हैं आपके सामने इस बात को साथ नहीं, चलेगा। अब आपके सामने जब आएगा नंबर क्या होगा, परख का सवाल नंबर 3। तो नंबर 3 में कहता है कि आप पाठ्यक्रम तरह, देखो यहां कहीं करिकुलम का जिक्र आया नहीं, जिक्र आया। छात्र मूल्यांकन के लिए मानदंड का, उसके मानक का और दिशा निर्देश निर्धारित करना है, चलो जी देख लेते हैं। उसे मिड डे मील देना है, नहीं देना जी। शिक्षकों की भर्ती करवाना है, नहीं। तो सवाल का जवाब क्या है, सेटिंग करेंगे नॉर्म्स का, स्टैंडर्ड का ये। जबकि मेरे बच्चे अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है। आपने इस सवाल के बेस्ट के रूप में ऑप्शन नंबर बी चुना है, लेकिन करेक्ट के रूप में आंसर नहीं चुना है। जैसे आज ना मैं अपनी क्लास में एक चीज बता रहा था, मैं आप लोगों से सबसे, जो बेटा बैच के हैं पोर्टल के वो नहीं बोलेंगे, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताओ, एक शब्द होता है एरर, ERROR, और एक शब्द होता है मिस्टेक। एरर और जो मिस्टेक शब्द होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? अगर मैं इसे हिंदी में लिखने की कोशिश करूं तो एरर जो होता है वो होता है त्रुटि। क्या होगा? त्रुटि, है ना, त्रुटि। और जो मिस्टेक होता है उसको आप बोलते हैं गलती। लेकिन आज तक तुम्हें लगता होगा दोनों क्या होते हैं, सेम। दोनों सेम नहीं होते। तो एरर में और त्रुटि में क्या फर्क, मतलब एरर में और मिस्टेक में क्या डिफरेंस होता है, बताइएगा जी। बेटा जिन्होंने ऐप पे समझा वो नहीं समझाएंगे, है ना, वो नहीं बताएंगे। अब देखो कितने लोग इस बारे में बता सकते हैं कि क्या होगा। हम्म एरर को सही किया जा सकता है, मतलब अच्छा इनका जवाब आया ये, है ना। एरर को बेटा वो नहीं बताएंगे। आज तुम्हें एक डिफरेंस पता चल जाएगा कि जो तुम पोर्टल पर पढ़ते हो और यहाँ दोनों में क्या है ना, अभी आप पढ़ेंगे इसको जी, है ना। दोनों अलग अलग है, मैं एरर छोटी छोटी होती हैं, है ना, ये वाली बात के साथ। तो देखो आप लोगों ने अलग, एरर महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों के लिए। अब देखो इन बच्चों ने जिन्होंने आज तक इन्हें पढ़ा, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब आप पढ़ते हैं थ्योरी को तो आपको समझ में आएगा इन वर्डों का मीनिंग। अदरवाइज तो बेटा काला अक्षर भैंस बराबर और गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमान क्या है गंदा। जितने भी ये बोल रहे हैं एरर को सही किया जा सकता है, ये है वो गलत है। याद रखना, एरर इज अ पार्ट ऑफ, वो अलग चीज है। एरर मेरे बच्चे नहीं, एरर वो होता है अगर आपके सामने होगा। तो मिस्टेक होती है ये कि मैंने नाम लिखा था रोहित और मैंने गलती से रोहित को लिखते टाइम क्या कर दिया, रो। तो अब क्या होगा, तुमने फटक से मुझे पकड़ लिया क्योंकि मुझे पता था कि रोहित तो मैं लिखना जानता हूं, बट जल्दबाजी में मुझसे क्या है, आई छूट गया। तो इसका मतलब इसको बोला जाता है चूक, कि आपको चीजें पता है बट आपने छोड़ दी। जैसे ओएमआर सीट को भरते टाइम आपको आंसर तो भरना था बी, लेकिन आपने क्या कर दिया, सी। तो इसका मतलब यहां आपने एरर नहीं किया, यहां आपसे क्या होगी, मिस्टेक होगी। ये भरना था, ये भर दिया। एरर होता है मेरे बच्चे किसी चीज का स्टेप को सीखते टाइम, मतलब कि अगर आपसे किसी ने कहा है कि बोर्ड मास है, मैं यही, ये क्या है, बोर्ड मास है, और आपने मेरे बच्चे बोर्ड मास को जो है सोल्व करते टाइम आपने इसको BOMDAS, इसका मतलब जब आपके स्टेप में गलती होती है, जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, तो कॉन्सेप्ट का ना पता होना क्या कहलाता है, एरर। और अगर आपसे कोई काम गलती से हो जाए तो उसको बोला जाता है मिस्टेक। तो याद रखना, मिस्टेक और एरर दोनों क्या है, अलग। तो एरर का मतलब है किसी मास्टर ने अगर तुम्हें पढ़ाते हुए गलत पढ़ा दिया, तो जो गलत पढ़ाना है वो मेरे बच्चे एरर होगा। लेकिन पढ़ाने के दौरान उसने कोई मात्रा या चीज आपके सामने नहीं रखी, वो उसकी क्या कहलाएगी, मिस्टेक कहलाएगी। अब दिक्कत इस बात की है कि आप लोगों को ना वो आदत हो गई। जैसे अभी मेरी क्लास में एक बच्चा है, वो फटाफट कह रहा है इस बात के साथ कि सर जी जल्दी जल्दी कराओ। मेरे बच्चे जल्दी जल्दी कराने से ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो सकता। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि यू हैव लैक ऑफ नॉलेज, या आप कह रहे हैं एरर कर रहे हैं, वो है ना अलखत, एक ज्ञान होता है जो ऐसे ही छलकता रहता है, आधा ज्ञान, तो इसका मतलब वो एरर होता है। लेकिन पढ़ाने के दौरान कभी कभी मुंह से टंग का स्लिप हो जाना, वो क्या कहलाएगा, मिस्टेक कहलाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बट कैसी लगी भाई एरर और मिस्टेक की जानकारी? क्या होता है एरर, क्या होता है मिस्टेक, समझ में आ गया, हाँ या ना? डन। चलो
मैं आराम से पढ़ा हूं बेटा, मेरे पास जल्दबाजी का कोई मतलब नहीं होता, कल भी पढ़े। तो आपने नंबर 3 तक हमारा आ गया था भाई, तो इसका मतलब छात्र मूल्यांकन के लिए मानदंड मानक ये नहीं होता, हम इसमें ये करते ही नहीं है। हम परख में जो करते हैं, हम ये देखते हैं कि पूरे साल हमारे बच्चे ने किस तरीके से पढ़ाई करी, किस तरीके से उसने चीजों को समझा। इसका मतलब एनईपी का ये जो सवाल है अकॉर्डिंग टू सीटीईटी लैंग्वेज बिल्कुल गलत है, बट आजकल बनाने वाला सवाल बना देता है, बस खत्म, और क्या करना उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट आता है आपके सामने जो सवाल, एनईपी 2020 कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा स्थानीय भाषा में सीखने पर जोर देती है। अगर नंबर 4 पर आप जाओगे तो ये वाली बात हम बोलेंगे कि हाँ, आपको क्या है 5वीं क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाना ही पढ़ाना है, ये बात सही है, बट आप इसे 8वीं क्लास तक क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ये भी बात क्या है, सही है। आप कहना चाहते हैं एनईपी 2020 सभी निजी स्कूलों के लिए विशेष रूप से मातृभाषा में पढ़ना अनिवार्य बताता है। अब मेरे बच्चे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एनईपी जो है इस पर काम नहीं करती, आज से पहले तुमने जाना कि नहीं जाना, आओ तुम्हें सिखाता हूं एनईपी या आरटीई का। तो आज के बाद याद रखना मिस्टर रोहित वैद्वान, आप याद रखोगे मिस्टर रोहित वैद्वान। तो इसका मतलब इस बात का क्या है जरा समझो, ये है बेटा ट्रिक एमआरवी। क्या है, जैसे एमआरएफ का टायर है, ये तुम्हारा मास्टर एमआरवी है। तो एमआरवी का एम का मतलब होगा कि कोई भी याद रखना एनईपी या ये, एम का मतलब मदरसा, इसका मतलब भैया जो मदरसा होता है उस पे आरटीई जो है लागू नहीं होता। अगर आर याद रखोगे, आर, आर का मतलब रिलीजियस, RELI GIOUS, रिलीजियस, तो जितने भी धार्मिक संस्थान होते हैं उन पर भी ये लागू नहीं होता। वी से याद रखना वैदिक, इसका मतलब जितने भी वैदिक स्कूल होते हैं उन पर भी, जो गुरुकुल होते हैं ये वाले, या इसका मतलब यहाँ चर्च हो, मिशनरी स्कूल हो ये। तो बेटा याद रखना मिस्टर रोहित वैद्वान, आरटी का नई ट्रिक याद रखना कि मिस्टर रोहित वैद्वान कहां कहां लागू नहीं होंगे, जहां मदरसा चल रहा होगा, जहां रिलीजियस स्कूल चल रहे होंगे, जहां वैदिक स्कूल चल रहे होंगे। कैसा रहा भाई, याद रखोगे? तो आरटीई मिस्टर रोहित वैद्वान के तरीके से कहां कहां लागू नहीं होगा। आ गया, चले आगे। तो इतनी जानकारी के बाद अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये रहा नया जी। तो अगर आपने हमसे सवाल पूछा तो इसका मतलब भैया विशेष रूप से मातृभाषा, तो इसका मतलब एनईपी निजी स्कूल पर सभी पर कभी भी लागू नहीं हो सकती, और अगर नहीं हो सकती तो इसका मतलब आप इसे कहना चाहते हैं कि जो पहला कथन है वो सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है वो क्या है, गलत है। चले भाई नेक्स्ट बढ़े आगे की तरफ। नेक्स्ट आपके सामने सवाल आया कि एनईपी 2020 कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की वकालत करता है। मेरे बच्चे, मैंने तो पहले ही बता दिया था, अरे मेरी क्लास के बेटा ज्यादा पकड़ने की जरूरत, देखो दुनिया पढ़ाएगी तो मैं बहुत कुछ, मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ एक पेज। मैंने पहले बता दिया कि क्लास 6 से हम क्या करेंगे, व्यावसायिक शिक्षा। इसका मतलब बच्चे को ऑक्यूपेशनल या वोकेशनल जो है हम याद देंगे। मदरसे का मतलब बताओ भाई एक बालक को, मदरसे का, शाबाश बेटा तुम मेरा नाम पक्का पक्का रोशन करोगे, है ना। मदरसे का मतलब बताऊंगा, रुक जा लिया मैं। तो कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की वकालत करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। यह शैक्षणिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच कठोर अलगाव को खत्म करने में मदद करता है। मतलब ये कहना चाहता है इस बात के साथ कि अगर आपने वोकेशनल दी शिक्षा, तो इसके बात का एक बात बड़ा प्यारा है, एक मतलब बड़ा सही है कि बच्चे को अब डर नहीं है कि अगर वो पढ़ाई में फेल हुआ तो उसकी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी नौकरी का भी जुगाड़ जो है सरकार करवा रही है। तो एनईपी इस बात को भी जस्टिफाई करती है, और जब दोनों बातें जस्टिफाई हैं, जब मियां बीबी राजी, तो क्या करेगा, ऑप्शन नंबर ए बाजी। आप बनाओ ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ लोगों ने जो 5 नंबर है उसमें सी जवाब दिया होगा। सी आर क्या है, नहीं बेटा, यह शैक्षणिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच कठोर अलगाव, मतलब जो उनमें अलगाव था, लोग कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो इस बात को अलग करता है कि आप पढ़ाइएगा भी और शिक्षा भी दीजिएगा। तो याद रखिएगा इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए। नंबर 6, एनईपी 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन, जिसे बोला ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब कि हमारी क्लास में जो भी उस एरिया के बच्चे हैं सारे पहुंचे, ये हमने किस में तय किया था, तो इसे हमने तय किया था 2025 में।
2030 में, 2035 में, 2040 में। तो देवी और सज्जनों के भाई बहनों याद रखिएगा, अगले 4 साल के अंदर अंदर पूरा करना है। तो जो GER है, क्या है, GER जो है ये कितना चाहिए, 100%। तो 100% क्या चाहिए, 2030 तक। इसका मतलब जो नामांकन है वो पूरे हो जाने चाहिए। तो जिन्होंने लिखा है 2030 वो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं नया नंबर। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य क्या है। मेरे बच्चे पहले तो याद रखना, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एक बात बताओ, ये किस चीज की शॉर्ट फॉर्म है, किस चीज की शॉर्ट फॉर्म है, अगर इसे देखेंगे कुछ चीज शॉर्ट फॉर्म है ये किसी चीज की, बताओ जरा। ये जो है एक ऐसी जिसके अंदर ही हम लेके चलते हैं। मेरे बच्चे इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपने एक चीज देखी होगी, नंबर 7, तो आपने सुना होगा निपुण। आपने क्या सुना होगा, निपुण, NIPUN। तो निपुण के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप नेशनल इनिशिएटिव एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ क्या होगा, याद आया कि नहीं याद आया, भाई तुम्हें तो याद नहीं आता यार, है नहीं, FLN की नहीं, क्या होगा, निपुण की। और निपुण के अंदर आप जाओगे, निपुण की फुल फॉर्म बताओ, निपुण नहीं होता, निपुण होता है, अच्छा गलती से लिख दिया होगा। हाँ, नेशनल इनिशिएटिव ऑफ प्रोफिशिएंसी एंड, यू और बताओ क्या, यू और एन का मतलब क्या होगा, यू और एन का मतलब क्या होगा। जी, अरे यार कोई तो बता दो। अरे पगलो, एन का मतलब न्यूमरेसी हो गया, यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गया, बात खत्म। अंडरस्टैंडिंग, चलो आगे देखो। तो कक्षा 8 तक 100% डिजिटल साक्षरता। मेरे बच्चे न्यूमरेसी का मतलब है नंबर ज्ञान होना चाहिए, और बच्चे को अगर नंबर ज्ञान होना चाहिए तो डिजिटल का कोई मतलब नहीं है। कक्षा 1 के लिए अनिवार्य कोडिंग कक्षा है, इसका कोई मतलब नहीं है। 2025 तक सार्वभौमिक शिक्षा, इसका कोई मतलब नहीं। कक्षा 3 तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या, बिल्कुल न्यूमरेसी। और बाबू याद रखना, अगर कभी दिक्कत हो जाए समझ जाओ, तो जब आप निपुण पढ़ते हो तो उस निपुण के अंदर ही आप एक चीज और पढ़ते हो जिसको आप FLN बोलते हो। तो अगर कभी भी गलती हो जाए तो याद रखना, पापा जी को नहीं भूलने का, बेटा जी वहीं से आया है, ठीक है। नेक्स्ट लो नंबर। NEP 2020 के अनुसार समग्र प्रगति कार्ड, जिसे आप बोलते हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जो है वो क्या है। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, चहुमुखी विकास, मतलब चारों तरफ से आने वाली बात। बच्चे के हर एरिया को आप क्या करेंगे, कवर करके चलेंगे, बताइएगा। चलो जी, अगर यहां पर देखेंगे भैया, स्पीड बढ़ाओ अपनी। यह एक 360 डिग्री कार्ड है, बहुआयामी रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है। होलिस्टिक मतलब चारों साइड से, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ अगर हो गया 360, बिल्कुल सही बात। इसमें केवल शिक्षकों द्वारा किया गया मूल्यांकन, जी नहीं, क्योंकि शिक्षकों के साथ केवल आ गया, गलत। तो अगर 8 नंबर में आएगा तो 8 का जो जवाब है वो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा क्या है, गलत है। तो जिन दूसरा गलत। NEP 2020 का जो पाठ्यक्रम है, जो सामग्री है, उसके मुख्य अनिवार्य तत्वों तक कम करने का सुझाव देता है। बात समझो, थोड़ी सी कंफ्यूजन में है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, देखो कि NEP 2020 सजेस्ट करता है रिड्यूस द करिकुलम, मतलब बच्चे पर जो किताबी ज्ञान है, जो बोझ हम दे रहे हैं, उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। बात तो सही है भैया, कम करेंगे, ये बात तो हो गई सही। हम बच्चे में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देंगे, सही बात है। हम बच्चे को होलिस्टिक लेके चलेंगे, सही बात है। हम बच्चे से इंक्वायरी आधारित, इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, सही बात है। हम बच्चे से डिस्कवरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, सही बात है। उनको हम अपनी क्लास में शिक्षा में जगह देंगे, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब ऊपर वाला भी राजी, नीचे वाला भी राजी, और दोनों के बीच में होने वाला रिश्ता भी क्या है, राजी राजी। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने ए लगाया वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे बढ़ेंगे, नया नंबर 10 है। NEP 2020 के तहत 8 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए किस शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना है, बताओ। 8 से 11 वर्ष, मेरे बच्चे अगर कोई 8 से 11 वर्ष के बीच में होगा तो बाबू एक बार फटाफट बताओ इसका क्लास ग्रुप कौन सा होगा। 8 से 11 तो क्या है, एज ग्रुप हुआ। अभी तुम्हें बताना है इसका क्लास ग्रुप, फटाफट बताना, जो इसका क्लास ग्रुप होगा वो क्या होगा, जो इसका क्लास ग्रुप होगा वो क्या होगा, बताओ। नंबर 10, नंबर 10 का जो क्लास ग्रुप होगा वो क्या होगा, जल्दी बताओ। हे प्रभु, बताइए।
बहुत बढ़िया। तो आपने अगर नंबर 10 का जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो आप कहना चाह रहे हैं मिडिल। बेटा कर गए ना गड़बड़। देखो तुमने यही, इसीलिए मैं कहता हूं तुक्का मत मारा करो, पढ़ाई करा करो। नंबर 10 में जाओगे मेरे बच्चे, देखो पहला ग्रुप है 5 का। तो 5 का जो ग्रुप है वो नर्सरी हुआ, एलकेजी हुआ, यूकेजी हुआ, फर्स्ट हुआ और क्या हुआ, सेकंड हुआ। इसके बाद इसे हमने बोला क्या है, फाउंडेशनल। इसके बाद मेरे बच्चे प्रिपरेटरी आएगा। मेरे बच्चे वर्ष 8 है, तो अगर देखोगे तो इसका मतलब यहां तक है। फिर उसके बाद हमारे क्या है, 3 आ गए। 3 में 5, 3 3 4 होगा। तो 3 में जाओगे तो तीसरी क्लास आ गई, चौथी क्लास आ गई, चौथी क्लास आ गई, पांचवी क्लास आ गई, ये वाला आ गया। इसके उसके बाद मिडिल ग्रुप अगर आएगा तो मिडिल ग्रुप में भी कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पर क्या है, 6 क्लास आएगी, 7th क्लास आएगी, 8th क्लास आएगी। और उसके बाद अगर हमारा लास्ट में क्या है, जो हमारा हाइयर वाला है उसमें हमारी 4 क्लास आएंगी। तो 4 क्लास में क्या है, 9वां है, 10वां है, 9वां 10वां 11वां और क्या है, 12वां। अब 8 से 11 अगर वर्ष है तो 11 माइनस कितने कर देने थे बाबू, 11 माइनस 5 कर देते, तो क्या मिल जाता, 6 मिल जाता। लेकिन 11 वाला ग्रुप होगा तो 5 से 6 वाला। तो जितने भी लोगों ने सवाल नंबर 10 का जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं। अगर आपने दिया है फाउंडेशनल तो आप गलत हैं। अगर आपने दिया है प्रिपरेटरी स्टेज तो आप बिल्कुल क्या है, सही हैं। और अगर आपने सेकेंडरी स्टेज दिया है तो आप बिल्कुल क्या है, गलत। तो याद रखना, इन्होंने जो बोला है कि 8 to 11 ईयर्स वाला होगा, तो सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी ले रहे हो कि सी दे रहे हो। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो सही है, ऑप्शन नंबर सी अगर चुन रहे हो तो गलत है। सी कितने दे रहे हैं बेटा, इतनी जल्दी जल्दी पलट रहे हो भैया। मतलब इतनी जल्दी पलट भी गए तुम लोग। कितने लोगों ने बी जवाब दिया, सी कितने लोगों ने जवाब दिया है, फिर से बता दूं, देखो यही तो है। मैं तो भैया समझा के लाया था तुम्हें। मैंने तो कुछ मैं तो एज ग्रुप सिखा दिया था। अरे भैया जब 8वीं क्लास का बच्चा है, जब 8वीं क्लास का बच्चा है तो 8 माइनस 5 करोगे तो कौन सी क्लास में आएगा, थर्ड क्लास में। थर्ड क्लास में आएगा तो इस क्लास में आएगा। पहली फाउंडेशनल स्टेज, दूसरी प्रिपरेटरी, तीसरी मिडिल, चौथे वाली हायर। तो एक बात बताओ, ये तो तीसरी, इसका मतलब यहाँ वाला बच्चा कितने साल का होना चाहिए, 11 से 14 साल का। तो एक काम कर लो, यहां ले लो। तो अगर इसे देखो, ये वाला कितना होगा, 3 से, देखो हाँ ये याद रखना, प्रिपरेटरी कितना कर दो, 3 से 8 हो गया। मिडिल वाला जो उसके बाद, अरे तुम भी मेरे यार गलती कर दी, ये रहा। फाउंडेशनल कितना हो जाएगा, 3 से 8 का हो गया। उसके बाद प्रिपरेटरी क्या हो गया, 8 से 11 हो गया। मिडिल वाला कितना हो गया, 11 से 14 हो गया। और जो सेकेंडरी वाला है ये क्या होगा, 14 से 18 होगा। तो 8 से 11 जहां जा रहा है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। डन। चलो नेक्स्ट आओ। कथन एक है, ध्यान से जवाब देना, कि एनईपी 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर एक विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को बढ़ावा, मतलब हिंदुस्तान में क्लासिकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात करती है एनईपी। ये वाली बात है, याद रखना। हाँ, हमें क्लासिकल लैंग्वेज को मतलब हिंदी को ले लो, संस्कृत को, इस तरह लेने की कोशिश। संस्कृत केवल माध्यमिक चरण में पढ़ाई जाएगी, केवल। मेरे बच्चे अगर कहीं पर भी केवल आ जाए तो ऐसी कोई मैंडेटरी चीजें नहीं होती। और अगर नहीं होती तो इसका मतलब इस बात का बात तय है कि दूसरा क्या है, गलत है, पहला है सही। तो अगर आप सवाल का जवाब नंबर 11 में देना चाहते हो तो आप कहोगी कि पहला जो है सही और दूसरा है गलत, ऑप्शन नंबर बी। डन। नेक्स्ट। एनईपी 2000 आगे ना, एनईपी 2020 के संदर्भ में जो निपुण भारत है उसका क्या मतलब है, अभी बताया था मेरे बच्चे। आग लगाते हुए चलो, इसमें सुने, आग लगाते हुए चलो। कितने लोग हैं जो 10 को सुनने के लिए दोबारा परेशान है, नंबर 10 को लेके। एज ग्रुप वाले में अभी भी कंफर्म है क्या, कंफ्यूजन है। चलो, तो जितने लोगों ने कर दिया बेटा सही है, अब सही है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। तो आपने 12 नंबर में जितने लोगों ने जवाब दिया है ये, कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड क्या है, न्यूमरेसी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अच्छा, एक बात बताओगे, एनईपी के जो हेड थे उनका नाम क्या था। एनईपी जो है उनके जो हेड थे उनका नाम क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो हेड हैं वो कौन से हैं। अच्छा, एज का मैं समझा दूं एक बार और, ठीक है।
यशपाल जी नहीं बेटा, यशपाल जो है बाबू वो एनसीएफ के हैं। एनसीएफ जो 2005 है उसके हैं प्रोफेसर यशपाल। जो प्रोफेसर यशपाल हैं वो इसके हैं। और मेरे बच्चे याद रखना कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन RANGAN। कस्तूरी रंगन जो है वो हमारा याद रखना क्या है, NEP 2020 के हेड। तो कस्तूरी रंगन है, रंजन नहीं है, याद रखना। अच्छा कुछ लोगों के साथ एक इशू आ रहा है, वो एज ग्रुप को लेके, आराम से समझो, कोई बात नहीं, टेंशन ना लिया करो, इतनी जल्दबाजी कोई है थोड़ी ना, कहीं ट्रेन थोड़ी ना छूट रही है हमारी कि भागना है। देख बेटा, 5 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये तो ध्यान रखो। देखो इतना क्या है, ये तो है ग्रुप, कि भाई इसको ग्रुप इन्होंने बना दिया, स्ट्रक्चर समझ लो। पी वाला जो ग्रुप है मेरे बच्चे, इसको समझो दूसरे तरीके से यहाँ, कि अगर कोई पी वाला ग्रुप आ जाए तो इसमें क्या है, हम 5 वाले जो ग्रुप है उसको बोलते हैं सबसे पहला, जिसे हमने फाउंडेशनल बोल दिया। 3 वाला जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी, जो प्राइमरी वाला है। अगला 3 वाला समझ लो बेटा हमारा क्या है, मिडिल, जिसको हम TGT PGT बोलते हैं। और जो लास्ट वाला 4 है इसको समझ लो तुम हाइयर वाला, जिसको हम 9 से 12। तो ये जो पहले 5 है ये आते हैं तीसरी चौथी, अच्छा पहले 5 है ना, तो इसमें क्या आएगा, नर्सरी क्लास, LKG क्लास, UKG क्लास, फर्स्ट क्लास, और ये क्या होगी, सेकेंड क्लास। जो यहाँ पर आते हैं इसमें क्या आएगा, थर्ड क्लास, फिर क्या आएगा फोर्थ वाली, और क्या होगा, फिफ्थ क्लास आएगा। यहाँ से जाओगे तो इसमें क्या आएगा, 6 वाली क्लास, इसमें क्या है 7 क्लास, और इसमें क्या आ जाएगा 8 वाली। इसमें क्या होगा 9 क्लास, ये क्या है 10, और ये क्या है 11, और ये क्या आ जाएगा 12। अब देखो, क्योंकि इसमें कितने थे कुल मिला के 4, तो 4 आ गए। अब जरा समझो, अगर कोई पूछेगा ये पूरा का पूरा एज ग्रुप यहाँ से यहाँ कितना चलता है, तो मेरे बाबू याद रखना है 3 से क्या होगा, 3 to 18 ईयर चलेगा। इसका मतलब कहानी 3 से शुरू होगी और 8 पे खत्म। तो नर्सरी वाला बच्चा कितना हो गया, 3 का। अब देखो, नर्सरी वाला जो बच्चा होगा कितने साल का होगा, 3 साल का। ये कितने, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का। तो ये 7 साल का इस क्लास में आया है, तो इसका मतलब कहां से चलेगा, 7 से 8 हो गया। अब आपके साथ क्या हो गया, ये वाला 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10। तो ये 10 में एडमिशन होगा तो 11 में खत्म करेगा। जैसे तुम लोगों का एडमिशन अप्रैल में हुआ, मार्च में हुआ, सॉरी, तुम लोगों का एडमिशन क्या हुआ, अप्रैल में हुआ, और तुम्हारा खत्म कब होता है, मार्च में। तो हमारा सेशन लिखा होता है ना कि 2025 से 2026। तो इसका मतलब एज जो चली वो क्या है, ये है 3 से 4, ये है 4 से 5, ये है 5 से 6, ये है 6 से 7, और 7 से क्या होगी 8, 8 से क्या है 9, 9 से क्या है 10, 10 से क्या है 11, 11। उसके बाद अगर देखो ये क्या है 12, ये है 13, ये क्या है 14, ये क्या है 15, ये क्या है 16, ये क्या है 17, और ये क्या 18। तो ऐसा है कि कई बार ना आपके सामने कोई कंफ्यूजन आ जाती है, तो एक बात दिमाग में रखना हमेशा, ये जैसे हमने करा ना 6 और 6 वाला, तुम ऐसे गड़बड़ कर दे, हमने क्या कर दिया, यहाँ गड़बड़ लिख दे नंबर। ये क्या है 11, ये क्या है 12, ये क्या है 13, 14, 15, 16, 17। इसका मतलब 12वीं क्लास में बच्चा जब 17 वर्ष का होगा वो एडमिशन लेगा, और जब वो बाहर आएगा वो तब कितना हो जाएगा, 18 साल। बट ये इतना पूरा याद करने में ना तुम्हें जीवन लग जाएगा, इतने जान के जीवन की जरूरत ही नहीं है। बस एक ही बात याद रखना, जब बच्चा बेटा पहली बार, अगर ध्यान रखना, जब भी बच्चा पहली क्लास में होगा वो कितने साल का होगा, 6 साल का। तो तुम सिर्फ और सिर्फ यही करना, जब भी तुमसे कोई पूछेगा, जब भी कोई तुमसे पूछेगा कि बच्चा इस क्लास में है, तुम उसमें उठा के क्या है 5 साल जोड़ देना। तो अगर किसी ने कहा कि कोई बच्चा 5वीं क्लास में है, तो इसका मतलब 5 जोड़ते उसकी उम्र हो जाएगी 10 साल। कोई बच्चा पूछेगा कि भाई वो दूसरी क्लास में है, तो उसका मतलब उसकी एज कितनी है, 7 साल। कोई पूछेगा बच्चा 9th क्लास में है, तो इसका मतलब उसकी एज क्या हो जाएगी, 14। और बच्चा कोई पूछेगा 12वीं क्लास में है, तो इसका मतलब उसकी एज कितनी होगी, 17। आगे ये कॉन्सेप्ट समझ में मुझे लग रहा है, डन, आगे बढ़े, सही है, डन भाई। इसमें अब कोई, अरे फटाफट मैसेज में दे दो, आगे समझ में, हाँ या ना, पूरा कैलकुलेशन आगे समझ में, चलो। बेटा मैंने आंसर देके, शिवानी कह रही मैंने बी बता दिया। शिवानी देखिए मैंने क्या बताया है, मैंने बेटा सी बताया, मैंने कहा बी गलत है। मैंने ये किसको बताया, ये देख 8 से 11 लिख दिया ना, क्या लिखा है 8 से 11। तुम लोगों ने बी लगाया था, मैंने बस सर्कल करा है। आंसर मैंने क्या बताया है, सी बताया है। वीडियो देखे जाके पीछे, ठीक है। चलो अब नया नंबर आओ, नया नंबर आगे भाई। अब देखो,
एनईपी 2020 न्याय संगत की बात करती है, बहुत बढ़िया। समावेशी की बात करती है, हाँ इसका मतलब एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात करती है तो सही बात होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि के परिस्थितियों के कारण सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने में कोई अवसर ना खोए। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब सबको समान अवसर क्या है, मिले। तो जब सबको समान अवसर मिले तो इसका मतलब दोनों बातें क्या है, सही है। और 13 में अगर दोनों बातें सही हैं तो इसका मतलब ए और आर दोनों क्या है, सही है। और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो जिन्होंने ए चुना, बढ़िया, स्पीड के साथ जवाब देते चलो। नेक्स्ट, एनईपी 2020 के अनुसार विकलांग बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। विकलांग जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, बताओ भाई फटाफट। विकलांग बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, बताइए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते चलो। तो नंबर 14 में अगर जाओगे तो हम ये बोलेंगे कि विकलांग बच्चों को केवल विशेष स्कूल में देनी चाहिए शिक्षा, गलत बात है। विशेष रूप से मुक्त स्कूलों में देनी चाहिए, ओपन स्कूलिंग में, गलत बात है। भैया एनईपी 2020 का एक ही आधार है और वो है समावेश। क्या होगा, समावेश, जिसे आप क्या बोलते हो, समावेशी शिक्षा। और जो समावेशी शिक्षा होती है हम उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव, INCLUSIV। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की वो बात करता है। और जब ये बात करता है तो उचित समर्थन के साथ पूरी तरह से समावेशी नियमित कक्षाओं में ही उसे क्या रखना चाहिए, शामिल। सबका साथ सबका विकास, एजुकेशन फॉर ऑल। एनईपी 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। मतलब एक वर्ड होता है जेंडर इंक्लूजन फंड, जिसे बोला जाता है GIF। अब अगर आपने इसको सुना होगा तो तुरंत दिमाग कर गया होगा काम, बताओ कहां सुना है तुमने GIF, कहां सुना है GIF, बताना भाई। GIF के बारे में आपने कहां सुना है, बताओ। हम्म, चलिए, व्हाट्सएप पे देखा होगा, मैसेज में देखा होगा, बिल्कुल सही बात। मैसेज की स्पीड तेज रखो यार, फटाफट बताओ। तो नंबर 15 में अगर जाओगे आपके सामने ये वाली बात, तो मेरे बच्चे याद रखना ऐसा है कि GIF जो फंड होगा इसमें क्या होगा, एक बात याद रखना, ये एम किया जाता है, इट इज एम एट प्रोवाइडिंग इक्विटेबल, जिसकी जरूरत है, जितनी नीड है, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट। तो याद रखना कि जेंडर इंकल्शन जो फंड होगा वो अगर सवाल नंबर 15 में आ जाए तो इस सवाल का मेरे बच्चे याद रखना, ये जो है ये किसके लिए रखा जाता है, तो याद रखना GIF के बारे में कि ये जो फंड है ये G4 क्या याद रखना, गर्ल्स के लिए याद रखना है। क्या रखना है, गर्ल्स। और IF से इफ में यदि हो सकता है, इसका मतलब या तो वो लड़का है या वो क्या है, लड़की है, दोनों में से बता, नहीं तो इसका मतलब ट्रांसजेंडर है। तो अगर ट्रांसजेंडर है तो बेटा याद रखना इस सवाल का कि पहला जो ऑप्शन है वो सही है, बाकी दूसरा जो है वो क्या है, गलत है। दूसरा क्यों गलत है, कि इसका उपयोग मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा सीधे राज्यों को दरकिनार कर दिया, नहीं, आप राज्य को दरकिनार नहीं करते, आप इसमें क्या चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। इसलिए बेटा दोनों सही नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है। डन, बात समझ गए भाई। सवाल कैसे लग रहे हैं, वैसे पुराने लग रहे हैं कि कुछ नए लग रहे हैं। तो याद रखना अगर कोई तुमसे पूछेगा GIF फंड क्या होता है तो मुझे लगता है कि ये आपको पता होना चाहिए कि GIF जो फंड है वो NEP में क्या होता है। डन भाई। चलिए, एक कह रहा है सर जी साउंड वाला, साउंड वाला कौन सा गलत हो गया बेटा। डन, आगे बढ़े, बढ़िया ना, चलो। चलो यहां पे आता है, अब देखो RT आता है, तो RT के बारे में अगर बात करोगे तो मुझे लगता है जितने लोगों ने मुझसे पोर्टल पर पढ़ा होगा तो RT का एक नया मैंने वो दिया होगा, मतलब इस बार मैंने कुछ नया पढ़ाया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में बिल्कुल एकदम नया कॉन्सेप्ट पढ़ा के लाया हूँ। और वो कॉन्सेप्ट इसलिए ताकि याद रहे। तो मेरे बच्चे इसमें अगर आप बात करोगे यहाँ के बजाय मैं आपको नॉर्मल भी समझा देता हूँ। तो जब भी आप RT को लेके बात करोगे बस एक बात याद रखना, हमारे उसमें जो RT आता है, जो हमारे CTET में अगर हम देखते हैं RT 2009 के बारे में,
तो इसमें ना ज़्यादातर सवाल क्या आते हैं, प्रैक्टिकल सवाल आते हैं। और जब प्रैक्टिकल सवाल आते हैं तो बच्चों के लिए बढ़िया 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 ही करके चलता है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब ये हम कह देते हैं कि जो 6 से 14 वर्ष है वो क्या है, सामान्य बालक के लिए है, पहली बात जनरल स्टूडेंट के लिए होगा। उसके अलावा 6 से जो 18 है वो हम कह देते हैं कि इसके लिए स्पेशल बच्चों के लिए है, ये वाली बात। हम ये वाली बात जानते हैं कि 86वां क्या है, संविधान संशोधन है। कब आया था, 2002 में ये आता है। तो इसका मतलब 86वां क्या है, संविधान संशोधन आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। जो ईयर है उसका क्या है, 2002 है। इसके अंदर एक आर्टिकल आता है 21A, जिसे हम किस में लिखते हैं, मौलिक अधिकार के रूप में देखते हैं। क्या होगा, मौलिक अधिकार के रूप में देखते हैं। अगर और बातें याद आ जाएं तो इसमें कुल जो चैप्टर है हमारे सामने, तो जो चैप्टर है हमारे, वो जो हमारे टोटल क्या है, चैप्टर आते हैं 7 होगा। सबसे जो बड़ा चैप्टर है, जो बिग चैप्टर है, वो हमारा क्या है, 4th नंबर का है। इसके अलावा कुल जो इसमें सेक्शन धाराएं आती हैं, तो जो सेक्शन आते हैं वो 39 आते हैं, 9 बाद में जोड़ा गया था। इसमें जो अगर देखेंगे आरटीई में जो चेंज आए हैं, तो आरटीई जो 2009 था उसमें क्या है, बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता था, फेल नहीं किया जा सकता था, नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद बेटा 2019 में जो नया आया उसमें क्या हुआ कि अगर ज़्यादा ही हालत ख़राब है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ये बात, हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है, आरटीई को जो अपनाने वाला नंबर बना वो क्या है, 135 है। और जो फर्स्ट कंट्री अगर कोई पूछेगा तो याद रखना वो क्या है, नॉर्वे है। तो इतनी बातों के साथ आप इसे आगे बढ़ाएंगे, ये होगा आरटीई के बारे में, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके सामने ये देखेंगे इतना तो जान लोगे। इसके अलावा मेरे बच्चे बादलों की छाँव में एक बात और याद रखना, इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है वो टीचर स्टूडेंट रेशियो आता है, जिसे आप पीटीआर बोलते हैं, पीपल टीचर रेशियो। मेरे बच्चे अगर प्राइमरी की बात करेगा तो एक टीचर पर 30 बच्चे होने चाहिए, और अगर अपर प्राइमरी की बात करेगा तो एक टीचर पर 35 बच्चे होने चाहिए, इतना याद रखो। और जो हमारा टीचर होता है, जो अध्यापक होगा, उसे भैया 45 घंटे पर वीक, हर सप्ताह पढ़ाने ही पढ़ाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बस इतना याद रखेंगे, इसके ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब इतना होने के बाद आपके सामने इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, देखते हैं उसे क्या है, आपके सामने ये देखेंगे। तो इतना इसे बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, जितना भी है, कि भाई उम्र क्या है, 6 से 14 है, अनुच्छेद 21 इसमें जोड़ा गया है। पड़ोस के स्कूल में प्रवेश करेंगे, अगर बच्चे के पास स्कूल नहीं, मतलब बच्चे के घर के पास स्कूल नहीं है, तो जो भी पड़ोसी स्कूल होगा उसमें एडमिशन करवाएंगे। जो हमारे गरीब बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस में, उसमें 25% रिजर्वेशन होगा। इसका मतलब बच्चे से कोई फीस नहीं लाई जाएगी, बच्चे को मारना पीटना तोड़ना ऐसा कुछ नहीं होगा। पीटीआर रेशियो जो होगा 1:2 होगा, और इसके लिए एक एसएमसी का गठन होगा, वो बिल्कुल अलग बात है। मैंने आपको इतने कम शब्दों में बता दिए जितने आपको यहाँ पर क्या थी, जरूरत थी। चलिए आगे देखते हैं आपके सामने। आरटीई अधिनियम 2009 स्कूलों में शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगाता है। बात सही है कि नहीं, बच्चों को मारना पीटना नहीं है, नंबर 16 बिल्कुल सही है। वो कहता है भैया ऐसा है कि ना तो आप स्कूलों में क्या है, बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट दोगे न, अच्छा मानसिक ये क्या, मानसिक उत्पीड़न क्या होता है। चलो कॉर्पोरल तो पता है कि भैया बच्चे को लठ नहीं मारना, बच्चे को डंडा नहीं मारना, लेकिन मानसिक उत्पीड़न क्या होता है, किसी को पता है मानसिक उत्पीड़न क्या होता है। मेरे बच्चे याद रखना, मानसिक उत्पीड़न का मतलब होता है कि किसी के सामने स्कोल्ड भी नहीं करना, मतलब डांटना नहीं है। अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो उनके सामने उस बच्चे को डांटना भी नहीं है टीचर को, ये वाली बात के साथ। तो स्कोल्ड नहीं करना, चांटा नहीं मारना, भप ये नहीं करना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना होता। तो अगर देखेंगे तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अनुशासन बनाए रखने के लिए, मतलब ज्यादा ही बालक हो जाए तो एक पेड़ दो, पीट दो, कर दो काम, ऐसे बात नहीं। तो इसका मतलब चाहे भीड़ हो, चाहे भीड़ भाड़ वाली बात गलत है, क्योंकि तुमने भाई, इन्होंने हमें क्या दे रखा, पीटीआर। तो जब पीटीआर फिक्स है तो भीड़ भाड़ कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब दूसरी बात गलत, पहली सही। और ये कहाँ देखने को मिल रही है आपको, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखो, आरटी अधिनियम की धारा 12 पैराग्राफ ब्रैकेट 1C के तहत निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी पड़ेगी। तो मतलब एक स्कूल है जिसका नाम क्या है, मान लेते हैं जीडी गोयनका ही मान लेते हैं, और जीडी गोयनका में 100 सीटें हैं। तो मेरे बच्चे 100 सीटों में से उसे क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ
25 जो सीटें हैं वो हमारे क्या है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बच्चे के लिए क्या करनी पड़ेगी, सेव करनी पड़ेगी। तो आंसर अगर आप चुन रहे हैं मेरे साथ मिलकर ऑप्शन नंबर डी, तो आप बिल्कुल क्या है, सही है। और अगर आपने वीडियो लाइक कर दी होगी तो और ज्यादा सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक जो छात्र शिक्षक अनुपात होता है उसके संबंध में विचार, मतलब जो पीटीआर मैंने अभी बताया उसके बारे में आपको कुछ बताना है। पहला कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो पीटीआर होगा वो 1 से 30 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। दूसरा, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो पीटीआर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1/35 होना चाहिए। बोलो हाँ, ये भी हाँ। और अगर ये हाँ है तो जब दोनों की हाँ मिल रही है तो हम इनके दोनों की हाँ मिलवा देते हैं, तो 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है, सही है। इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि 18 में आने वाले दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आरटी अधिनियम 2009 निजी और गैर सहायक प्राप्त स्कूलों सहित सभी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी के गठन को अनिवार्य करता है। अच्छा बेटा एक चीज और आ जाओ यार जरा, जो स्कूल में आता है ना हमारा एसएमसी आएगा, हमारा एसएमसी आता है सेक्शन नंबर बेटा 21 में। तो सेक्शन नंबर इसको बोला जाता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये है क्या, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी कि भैया ऐसा है कि इसमें क्या करेंगे, कमेटी बनेगी। तो कमेटी में मान लो कि कुल मिला के 4 मेंबर है। कितने हैं, 4 मेंबर। तो उन 4 मेंबर में से बेटा क्या होगा, 4 मेंबर में से 3 जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे, पेरेंट्स ही होंगे। क्या होंगे, पेरेंट। और इन पेरेंट्स में भी अब हिसाब किताब 3 आधा आधा मत कर देना, कहीं दिमाग लगाओ। तो इनमें 3 में जो महिलाएं हैं, महिलाएं क्या है 50%। तो अगर कोई भी तुमसे पूछेगा कि एसएमसी में जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है उसमें कितने प्रतिशत पेरेंट्स का हिस्सा होना चाहिए, याद रखना 75%। और अगर 75% होगा तो उसमें महिलाएं कितनी होनी चाहिए, याद रखना हो क्या 50%। तो मैथमेटिक्स का हिसाब गलत मत लगा देना, 3 का हिसाब 1.5 आधा आधा दे दो, नहीं बाबू। तो याद रखना कोई तुमसे पूछेगा एसएमसी में मेंबर में परिजन कितने होंगे, गार्जियन कितने होंगे, उनका प्रतिशत कितना है, तो 70%। मतलब कि 4 लोगों में से 3 लोग एसएमसी के होंगे, 1 जो होगा स्कूल का होगा। इन 4 लोगों में 3 में से 2 महिलाएं होंगी, बाकी क्या होंगे, पुरुष होंगे। चलिए आगे देखते हैं, हमने इस सवाल को लिया तो इसका मतलब यहाँ तो एसएमसी में 75% सदस्य माता पिता या अभिभावक होने चाहिए। ये बात अब सही है कि गलत है, अरे बोलो सही है कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 में तो हम ये बोलेंगे कि भाई पहली बात तो कहता है क्या, इंक्लूडिंग प्राइवेट स्कूल। तो बेटा हमने कहा स्कूल आरटीई गवर्नमेंट स्कूल पर काम करता है, प्राइवेट पर काम नहीं करता। तो इसका मतलब ये बात होगी गलत। लेकिन एसएमसी में 75% मेंबर होंगे मम्मी पापा के तौर में, गार्जियन के तौर पे, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो जब हम झांकने चले इनके ऑप्शंस के साथ तो झांकते झांकते हमें पहले वाला सही यहां मिला, दोनों सही वाली बात यहां, दोनों गलत गलत। तो हम बोलेंगे पहला गलत है, दूसरा सही है, तेरा गलत गलत है, मेरा सही सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपके सामने अगर इतना जान लिया, इतनी समझ आ गई, तो हम इतनी जानने के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। आयु के प्रमाण के अभाव में किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा। मान लो कि भैया ये हुआ, मान लो ये हमारी गुड़िया है जिसका नाम पुड़िया है, और गुड़िया की पुड़िया में उसका एक पर्चा नहीं है जिसका नाम है एज। तो भैया ऐसा है कि मान लो गुड़िया की, जो हमारी गुड़िया, इसका नाम पुड़िया, इसके पास नहीं है पर्चा जिसमें इसका नाम था एज का सर्टिफिकेट, तो मिल गए इसे मास्टर जी जिनका नाम था दुड़िया। तो दुड़िया मास्टर बोलेगा ए पुड़िया एडमिशन नहीं लेंगे, तो आरटी बोले ओ दुड़िया अगर तूने इस बच्चे का एडमिशन नहीं लहा तेरी नौकरी चली जाएगी, उड़िया 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 उड़ जाएगी। तो इसका मतलब बेटा बच्चे याद रखना, एज का अगर प्रूफ नहीं है तब भी किसी भी बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए कोई भी दुड़िया मास्टर उड़ा नहीं सकता। तो याद रखना बात ये क्या है, नो चाइल्ड शैल बी डिनाई। इसका मतलब 20 का पहले वाला बाबू क्या है, सही है। दूसरा कहता है आरटीआई अधिनियम यह निर्धारित करता है कि बच्चे का शिक्षा का अधिकार प्रशासनिक प्रलेखन आवश्यकताओं से ऊपर। मतलब कि कागज, जैसे तुमने एक वो डायलॉग सुना होगा उसका गदर मूवी का, तो गदर मूवी में जो हमारे क्या हैं ये आ जाते हैं अपने अरे क्या नाम मामा,
आ जाए, हाँ सनी देओल। तो सनी देओल आता है, सनी देओल, इन कागजों पर अगर साइन नहीं होगे तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? तारा पाकिस्तान जाएगा जाएगा जाएगा। तो इसका मतलब बेटा अगर किसी का एज ग्रुप नहीं है तो उसे आरटीआई में एडमिशन जाएगा जाएगा जाएगा। तो याद रखना एडमिशन कागज से ऊपर बच्चा है। इस बात को अगर देखेंगे यहाँ तो मेरे बच्चे सवाल का जो जवाब होगा तो हम ये बोलेंगे कि 20 नंबर में कि दिए गए दोनों कथन सही है और दोनों की व्याख्या एक दूसरे से ऊपर सही है। डन भाई। इतना जानने के बाद आगे बढ़ते हैं। नया नंबर आता है, नया नंबर आपको 21 नंबर। 21 नंबर, आरटीई अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम, बताओ मेरे बच्चे, अभी बता दिया था। तो टीचर को कितने घंटे की मजदूरी करना फिक्स है? टीचर को कितने घंटे की मजदूरी करना फिक्स है? भाई अगर तुम्हें मेरी क्लास पसंद आ रही तो लाइक छोड़ते रहो, दिल चैटिंग में छोड़ते रहो, बाकी तुम्हारे हंसने पेट तो मैं तुम्हारे पेट पक जाएंगे, इतने हंसा दूंगा मैं तुम्हें। बोर तो नहीं हुए ना? और बोर के साथ साथ पढ़ भी रहे कि बस ऐसे ही हंसी हंसी रहे हुए? कॉमेडी विद रोहित चल रहा हो गया? डन। हाँ मेरे पास रिफ्रेश कर दिया, चलो आ रहा है मजा, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें तो इसका, अच्छा 45 घंटों से एक बात और याद आ गई, भूल गया था मैं, तो इसे भी लो तुम अपने साथ यहाँ। मेरे बच्चे जो टीचर के घंटे तय हुए, तो अध्यापक के जो घंटे तय कर दिए वो क्या है? 45 आवर्स जो है वो पर क्या कर दिए? वीक के कर दिए। चलो भाई कोई बात नहीं। लेकिन बेटा प्राइमरी का बच्चा अगर कोई, कि इसका मतलब प्राइमरी का जो बच्चा है और जो अपर प्राइमरी का बच्चा है, प्राइमरी का बच्चा कम से कम स्कूल में कितने दिन जाएगा? 200 दिन। उसे कितने घंटे पढ़ा होना चाहिए? 800 घंटे, है ना? और अगर ये देखेंगे 800, ये जो अपर प्राइमरी का बच्चा कितने घंटे जाएगा, कितने दिन जाएगा? 220। इसे कितने घंटे पढ़ा होना चाहिए? 1000। तो अगर कभी भी तुमसे कोई पूछ ले तो मेरे बच्चे ये 100 आवर्स हैं, ये था सॉरी 800 आवर्स हैं, ये 1000 आवर्स हैं दिन। तो अगर कोई भी तुमसे पूछ लेगा, एक बात दिमाग में रख के चलना कि अध्यापक को 45 घंटे हर हफ्ते पढ़ाना ही पढ़ाना है। प्राइमरी का जो बच्चा है जो तीसरी चौथी या पांचवी क्लास में है, उसे स्कूल में 200 दिन जाना ही जाना है। 200 दिन के हिसाब से उसके 800 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। और जो अपर प्राइमरी का बच्चा है टीजीटी है उसमें, उसकी 220 दिन की होनी चाहिए, साथ साथ में उसके 1000 घंटे की भी पढ़ाई। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। याद रखोगे हाँ या ना? चले, तो इतना जानने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपने नए सवाल के साथ। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या है? बी हो गया भाई। निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना। निम्नलिखित, तुम्हें एक चीज सिखा दूं मैं, कह दो तो, अरे पोर्टल वाले ने भी सिखा दूं क्या? है बेटा, चलो आ जाओ सिखा दो। न न न न ना रे ना रे ना, न न न न ना रे ना रे ना, न न न न, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, ना देनी है फीस, ना देनी है फीस, याद रखना। ना कर सकते हैं बच्चे को इनकार, ना देगा बच्चा टेस्ट, ना बच्चे पे चलेगा कोई हथियार। इसका मतलब ना तो बच्चे से पैसा लिया जाएगा, ना बच्चे को एडमिशन का इनकार किया जाएगा, ना बच्चे का स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, ना बच्चे को डंडे से मारा जाएगा। तो क्या होगा? नन्ना नन्ना ना रे ना। तो याद रखना आरटी कहता है कि हर बात को क्या करना है? ना। तो इसमें कहता है प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रियाएं होंगी, हमने क्या बोला? ना 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 ना। तो इसका मतलब ये वाली बात। दूसरा कहता है कैपिटल फीस, पैसा लोगे क्या? तीसरा कहता है स्कूल में शिक्षकों को निजी ट्यूशन दोगे क्या? तो इसमें प्रतिबंधित है, ना होगा ये, ना होगा ये, ना होगा ये। तो इसका मतलब जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आया भाई समझ में? याद रखोगे। स्क्रीनिंग मतलब होता है मेरे बच्चे, मान ले स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है कि आप किसी स्कूल में जा रहे हो और आपके मम्मी से, मतलब आपके मम्मी पापा हिंदी मीडियम है और पूछ लेने के उससे भाई अंग्रेजी में सवाल पूछ ले मम्मी पापा से। अब मान लो हरियाणा से हैं और पूछे व्हाट्स योर नेम, ओ पुपी, यहाँ कुछ नाम व्हाट्स योर नेम नहीं होता, अरे बस एक ही बात होती है, पूछे कि भूपा तेरा नाम की है, बस। तो इसका मतलब बेटा स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है कि आप उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते, आप उनसे कोई टेस्ट नहीं ले सकते, आप ये नहीं देख सकते उन्हें अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, मैथ आता है, बस आप बच्चे का एडमिशन लेते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर आओ इसी बात पर। कथन 1, आरटी आधारित अधिनियम निर्धारित करता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी लागू किया जाना चाहिए। भाई सीसी तो हर जगह लागू होगा, तो इस बात का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लगा दो।
कहना चाहता है कि अधिनियम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक स्तरों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की अनुमति। बेटा याद रखना, एक बात और मैं आपको बता दूं, एक बात और मैं बता दूं, क्लास जो होगी जो 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक नो एग्जाम, क्या याद रखोगे? तो इसका मतलब हमारे ना 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 रे ना में एक और लगा दो, क्या लेगा? ना एग्जाम। तो इसका मतलब बच्चे का 5वीं क्लास तक कोई एग्जाम भी नहीं लिया जाएगा। बस याद रखना एग्जाम जो होगा वो 5 से 8 का लिया जाता है। क्या लिया जाएगा? 5 से 8। तो इसका मतलब एडमिशन नहीं। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये बात सही है तो सही है, दूसरी बात क्या है? गलत है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जिन्होंने डी लगाया वो बिल्कुल क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं, नया नंबर आपके सामने, याद रखोगे? चलो, कथन एक कहता है आपके सामने कि आरटी अधिनियम 2009 अनुच्छेद 21(1) के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। हमने तो जाना था फंडामेंटल राइट है, ये तो बात बढ़िया है। दूसरा कहता है अनुच्छेद 21(a) को 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, ये भी हमने बताया था सही है। तो इसका मतलब ये भी सही, ये भी सही, दोनों बातें सही हैं। दोनों के बारे में जो चर्चाएं हमने करी है वो सही है, दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये भी क्या है? सही है। कितने लोग ईमानदारी से आज पहली बार अध्ययन मंत्रा पे जुड़े हैं इस क्लास में, है ना? अच्छा सुनो, कल ना मैं तुम्हें बता देता हूँ एक चीज, मेरे सामने में बता दूं, अगर यहाँ आ गई होगी तो कल ना मेरे बच्चे जो क्लास होगी, कल बहुत बढ़िया वाली क्लास होगी। और कल जो बढ़िया वाली क्लास होगी मैं उसके बारे में तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। कल हम लगभग लगभग 23 टॉपिक कवर करेंगे। कल की जो क्लास होगी, जितने भी लोग मैराथन में जुड़ेंगे, तो याद रखना कल कितनी तारीख है? 14 अगस्त है। तो 14 अगस्त 2026 तारीख है। और मेरे बच्चे शाम को 7 बजे मैं तुम्हारे साथ जुड़ूंगा। ये क्लास क्या हो सकती है? 12 आवर्स। अगर तुम्हें लग रहा है कि आज की क्लास में तुम्हें कुछ मिल रहा है तो याद रखना कल का 12 गुना ज़्यादा मिलेगा आपको। और 12 गुना ज़्यादा में कल मैंने और ख़ास किया है कि मैंने कुल मिला के अपने 23 टॉपिक बनाए हैं। उन 23 टॉपिक को बनाते टाइम उन 23 टॉपिक से, जैसे प्याजे मतलब प्याजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग, जब मैं उनके सवाल बनाने लगा तो इस चैप्टर के मेरे पास 200 के आसपास सवाल बने। तो हर चैप्टर से सवाल, हर चैप्टर से थ्योरी, सब कुछ होगी। तो कल अपना डेटा बचा के रखना। और एक बार अगर आपको लगता है कि यार, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा CDP बाय रोहित सर। अगर आपको आज की क्लास पसंद आ रही है, जबरदस्ती नहीं लिखना, अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में लिख दीजिएगा CDP बाय रोहित सर। अदरवाइज जैसे पढ़ रहे हो आप वैसे ही पढ़ते रहिएगा, ठीक है? तो जैसे उस मतलब ऐसा कुछ नहीं कि लाइक करोगे तभी मैं ऐसा पढ़ाता हूँ, कम पढ़ोगे तब भी मैं इतना ही पढ़ाता हूँ। ये SST की क्लास जो होगी हम उसके बाद एक्सटेंड करेंगे। तो आई विल जैसे उसके साथ CDP बाय रोहित सर के साथ आप एक हल्का सा छोटा सा दिल बना देंगे, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, ठीक है? चलिएगा, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कल आपसे मुलाकात होगी, एक बड़ी मैराथन है, याद रखना इस बात को। चलो यहाँ तक आ गए मेरे बच्चे, अब ये सवाल भी समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं 25 नंबर के साथ। धन्यवाद आप सभी का, इसके इतनी स्पीड के साथ आपने जो मैसेज लिखा, जो दिल लिखे, तो मतलब मुझे लगता है कि हाँ आपको समझ में आया। आओ बढ़ते हैं आगे तरफ। आरटी अधिनियम के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में उच्च प्राथमिक कक्षाओं मतलब 6 से 8 के लिए न्यूनतम कितने कार्य दिवस होंगे? अब मेरे बच्चे अगर हमने अभी पढ़ा था तो तुम जवाब भी दे दोगे। थ्योरी इस तरीके से नहीं पढ़नी चाहिए कि सब कुछ होच पोच कर लो। थ्योरी ऐसे पढ़ो कि उसका एक सिस्टमेटिक तरीका हो, जब कोई सवाल आए उसके से पहले उसका आंसर दिमाग में आ जाए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे सवाल का जवाब, तो 25 सवाल का जवाब बहुत बढ़िया स्पीड के साथ अगर आपने दिया है कि सर इसमें 220 घंटे लगा दो, सॉरी 220 दिन लगा दो, तो अच्छा एक बात बता मेरे बच्चे, 220 दिन थे लेकिन घंटे कितने बताए थे मैंने, आवर्स कितने बताए थे, वो भी लिख दे जरा। चल मेरे नोने टोने, चलो लिखो जल्दी, कितने घंटे बताए थे मैंने इसके लिए। हाँ, तो अगर आप इस पे घंटों पे बात कर रहे हैं तो इस बात को भी आप याद रखेंगे और आप सीधा सीधा कह देंगे सर जी इनके लिए जो घंटे थे वो कितने थे, हमारे 1000 थे। कितने थे? 1000 थे। और इनके लिए 200, प्राइमरी के 200 थे, बट घंटे कितने थे? 800 थे। डन, चलो बढ़िया। आरटी अधिनियम के तहत, आरटी अधिनियम के तहत विशेष प्रशिक्षण के बारे में अच्छा एक बात और समझो, ये स्पेशल ट्रेनिंग वर्ड क्या है? जब भी ऐसा कोई वर्ड तुम्हारे सामने आ जाए, स्पेशल ट्रेनिंग जैसा कोई शब्द आए, तो समझो स्पेशल ट्रेनिंग का मतलब है इस तरीके से, याद रखना। यहाँ देखो सुनो, मान लो ऐसा है कि समझो, ये बात समझो, ये बिल्कुल बोक समझो कि ये मेरी क्लास चल रही है, ये रोहित की क्लास चल रही है
और रोहित की क्लास में अभी क्या है, करीबन करीबन 25 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब 25 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और 25 स्टूडेंट पढ़ के वो लगभग 50% का क्या है, कवर कर जाते हैं। तो मैं जिसका भी चैट में नाम पढ़ूं उसका नाम लिख दूंगा। तो मेरे सामने एक नाम आया प्रियानंद। क्या आया? प्रियानंद। तो जो हमारी क्लास में एक प्रिया है वो यहाँ आती है, और जो प्रिया आती हैं वो तब आती हैं जब मैं ऑलरेडी 50% करा चुका हूं। अब जब प्रिया मेरी क्लास में यहाँ आएगी तो उस बच्चे का 50% ये कंफ्यूजन में रहेगा, क्योंकि तो आगे से पढ़ना शुरू करेगी। तो जब ये आगे से पढ़ना शुरू करेगी तो रोहित का ये काम है कि इन बच्चों को थोड़ा सा आगे बढ़ा के, थोड़ा सा कुछ काम दे के ये किसके पास जाएंगे? प्रिया के पास जाएंगे, और कोशिश करेंगे प्रिया को उस चीज को थोड़ा और आसानी से कम समय में पढ़ाने से, ताकि ये जो प्रिया है ये फिर बाहर ना रहे, ये भी हमारे 25+1 के साथ जुड़ जाए। तो स्पेशल ट्रेनिंग का मतलब होगा एक बात कि इसका मतलब यह कभी नामांकित नहीं हुए या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों के आयु उपयुक्त कक्षाओं में समकक्ष लाने के लिए, मतलब कि कोई बच्चा जो क्लास में पीछे छूट गया है हम उसे क्या ला रहे हैं? अपनी क्लास में जोड़ दे रहे हैं। तो जैसे हम उसे अपनी क्लास में जोड़ेंगे तो सबके साथ आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई बच्चा पढ़ा बीच में पिछड़ा हुआ है क्लास में, उसका लेट एडमिशन हुआ है या वो क्लास छोड़ के चला गया था, दोबारा आया है, तो आप उसे कभी मना नहीं करेंगे, आप उसे दोबारा से क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, जिसे हम रिमीडियल क्लासेस के रूप में भी जान सकते हैं। तो इसलिए सवाल का सीधा सीधा जवाब आ जाएगा पहला। दूसरा, परीक्षण केवल बाहरी निजी कोचिंग केंद्र द्वारा, क्योंकि हम ये कहते हैं कोचिंग नहीं। अच्छा, एक बात और याद रखना, जहां निजी कोचिंग लिखा हो तो इसका मतलब जो हमारा एक सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 28, तो इसका मतलब कोई भी जो टीचर होता है नो ट्यूशन, मतलब कि हमारा जो टीचर होगा वो कभी ट्यूशन नहीं। एक बात और मेरे बच्चे याद रखो, आज तुम्हें याद करा देता हूं ABCD, तुमने कभी याद करी है? तो आओ जरा तुम्हें एक चीज और करा देता हूं। देखो, अगर आपने करा हो, ये रहा, इससे बढ़िया, ये देखो C, ये देखो D, ये देखो E। मैं जानता हूं तुम्हें आती है ABCD, लेकिन हमारा जो टीचर होता है, हमारा जो टीचर होता है उसे सेंसियस, SENCS है ना, सेंसियस का मतलब होता है जनगणना। तो याद रखना उसे क्या है? जनगणना में उसकी क्या है? नौकरी। जनगणना में नौकरी आ सकती है। मेरे बच्चे D से याद रखना, अगर ऐसा कोई आ जाए, जैसे कोई डिजास्टर आ जाए, डिजास्टर आ जाए, इसका मतलब कोई अचानक से क्या आ जाए? प्रलय आ जाए, तो कोई नुकसान आ जाए, जैसे कोरोना आ गया तब। इसके मतलब ई से क्या होगा? इलेक्शन आ जाए। तो याद रखना हमारे टीचर के कुछ एक्स्ट्रा वर्क होते हैं, और जो एक्स्ट्रा वर्क होते हैं उसका फॉर्मूला होता है CDE फॉर्मूला। मतलब कि टीचर के CDE फॉर्मूले का मतलब होगा कि टीचर को पढ़ाई के अलावा 3 जगह काम पे लगाया जा सकता है। कि अगर जनगणना चल रही है तब टीचर को काम दिया जा सकता है, कोई डिजास्टर, कोई कोरोना, कोई महामारी आ जाए तब टीचर को काम पे लगाया जा सकता है, और अगर बेटा इलेक्शन की ड्यूटी में भी टीचर को। तो याद रखना टीचर का कौन सा फॉर्मूला है? CDE फॉर्मूला याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं ना। कैसा लगा ये ट्रिक? ठीक है। और एक बच्ची आ रही है हमारे, वंशिका कैन, पता नहीं है वंशिका कैसे कैसे सवाल पूछ रही है। वंशिका किस वंश से आई है बाबू? अरे पगलो, गवर्नमेंट जो रूल होते हैं ना लागू, मेरे बच्चे प्राइवेट इंसान की कोई फिक्स सैलरी होती है, लेकिन जो परमानेंट होता है उसकी फिक्स होगी। तो सरकारी आदमी की तो जो लागू होते हैं रूल वो सरकारी स्कूल पे। सर जी निजी स्कूल में लगता है क्या? पगलो, आगे याद रहेंगे। तो इसका मतलब मैंने आपके सामने ट्रिक बता दी। क्या ट्रिक याद रहेगी? बताओ जल्दी। तो इसका मतलब बेटा ये भी याद, CD फॉर्मूला याद रहेगा। आ जाओ। चलो सर जी पेड क्लास किसी और की ले लेते हैं, यूट्यूब तुम्हारी देखते, शाबाश, है ना, सस्ता कोर्स ले रही है लड़की। चलो नेक्स्ट आओ। कथन 1 कि RTE के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जा सकता या स्कूल से निकाला नहीं जा सकता। प्रारंभिक शिक्षा होने तक, बात क्या है? सही है ना। वंशिका याद रहेगा भैया, ये वंशिका ये बहुत ज्यादा मैसेज करते है लड़की, हर सवाल पूछते पगलो। ठीक है। हाँ, तो अगर आपके सामने आएंगे तो हमने क्या बोला था मेरे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 27 में एक बात बोली थी, ये वाली बात के साथ, कि भैया हम स्कूल से निकालने, हाँ, क्योंकि हमने बोला था 1 से 5 तक नो टेस्ट। तो इसका मतलब बात क्या है? सही है।
2019 के संशोधन ने राज्य को कक्षा 5 से 8 और छात्रों को रोकने की अनुमति दी, परंतु वे पुनः परीक्षा का अवसर देने की बात भी क्या है करेंगे। तो ये भी मैंने क्या बताया था, हाँ। तो इसका मतलब एक बात तो तय है, एक बात तो तय है कि जो हमारा कथन नंबर जो आ रहा है पहला, वो क्या है 27 नंबर में क्या बात होगी बेटा, पहला भी क्या हो गया सही, दूसरा भी क्या हो गया सही। अभी मैंने देखो जितने लोगों ने आंसर बी लगाया वो गड़बड़ कर गए। वो क्यों गड़बड़ कर गए, क्योंकि उन्होंने मेरी क्लास को ध्यान से पढ़ा नहीं। जबकि जब मैं क्लास लिख रहा था और आरटीई के बारे में बता रहा था, तो देखो मेरे बच्चे मैंने कितने छोटे से एरिया में तुम्हें आरटीई खत्म करा दे। तुम दुनिया जान में कहीं पढ़ लेना, इस आरटीई का बस ये स्क्रीनशॉट रखना अपने सामने यहाँ कि 2009 में क्या कर सकते हैं, फेल नहीं कर सकते थे। 2019 से सोच क्या है बदली, अब क्या है फेल कर सकते हैं। तब नेक्स्ट पढ़े भाई। तो इसका मतलब हमने को ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। कितने नंबर हो गए भाई, चलो भैया 26 भी हो गया, 27 भी हो गया, सी डी फॉर्मूला भी हो गया, 28 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 28 आओ जी। बेटा सीडीपी की तो सारी क्लास मैं ही ले रहा हूं, किसी को इशू है देखें जरा। कथन एक, आरटी अधिनियम अनिवार्य है। आरटीई जो अधिनियम अनिवार्य करता है कि प्राथमिक स्कूल 1 किलोमीटर चलने की दूरी के भीतर स्थापित किए जाने चाहिए, मतलब बच्चे की रीच में हो जाने चाहिए। भाई ये बात तो बिल्कुल तय है कि बच्चे के आजू बाजू में ही होना चाहिए। तो नंबर 28 की अगर मैं इस बात को लेके चलूँ, ये बात बिल्कुल क्या है सही है। कहना चाहिए आसान शारीरिक पहुंच सुनिश्चित करने से छोटे बच्चों के नामांकन की बाधाएं दूर। मतलब ऐसा हुआ कि भाई मान लो कि रोहित का घर तो क्या है यहाँ है, और रोहित का स्कूल मेरे बच्चे उसके क्या है 1, 2 या 3 किलोमीटर के दायरे में है। तो इसका मतलब स्कूल क्या हो जाएगा पास। जितना स्कूल पास होगा बच्चा उतना ही आसानी से जाएगा, नींद थकान नहीं होगी। तो इसका मतलब ये बात भी क्या है सही है। तो हमारा जो आंसर है वो 28 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आरटी अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करने के लिए किस प्राधिकरण को नामित किया गया है, बताओ। आपके सामने एक सवाल आया और इस सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आरटीई को अधिनियम को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ में विकसित करने के लिए इन्होंने एक क्या बनाया था, अथॉरिटी बनाई। उस अथॉरिटी का नाम क्या है मेरे बच्चे, याद रखना जब भी कोई अथॉरिटी तुम्हारे आ जाए, तो जब आप आरटीई की बात कर रहे हो और आरटीई को आपको एनसीएफ में लाना है, तो जो एनसीएफ बनाने वाली जो मम्मी है वो क्या है एनसीईआरटी है, और जो एनसीईआरटी है वही वो प्राधिकरण है। तो इसका मतलब याद रखना एनसीईआरटी के जो छुटकू बच्चा है उसका नाम क्या है एनसीएफ है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंडर में ही हम एनसीएफ को बनाते हैं। तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। तो जितने लोगों ने बी दिया, अब मैंने कल की क्लास याद है कि नहीं है, ध्यान रखो ये है कल की क्लास का फोटो। कितने बजे है भूल गए कि याद रखोगे, टाइमिंग याद रखना, एक क्लास सब क्लास कल 7 बजे। 30 नंबर देखो, यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में 125 छात्र हैं तो आरटीआई मानदंडों के अनुसार न्यूनतम कितने शिक्षकों और मुख्य परीक्षा शिक्षकों की जरूरत होगी, बताओ। अगर तुम्हारे स्कूल में प्राइमरी में 125 छात्र हैं तो कितने टीचर्स की जरूरत पड़ेगी बताइएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, बताइएगा। आपके सामने अगर आएगा ये सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि अगर आपने यहाँ जवाब दिया कि 125, मेरे बच्चे हमें पता है 30 नंबर पर अगर जाओगे आप, 30 नंबर पर अगर जाओगे तो आपने जो जवाब आंसर क्या दे रहे हो, बहुत बढ़िया शाबाश। तो जितने लोगों ने 30 नंबर का जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी कि 5 शिक्षक की जरूरत पड़ेगी 0, मेरे बच्चे हमें तो पता है ना क्योंकि 30 टीचर के हैं प्राइमरी पर। तो इसका मतलब 30 चौका 120 हो गया, तो 120 तक तो 4 हुए, लेकिन 5 एक्स्ट्रा बच्चे आ गए। तो भैया चाहे एक एक्स्ट्रा हो चाहे 2, टीचर लेगा पूरा एक ही। तो इसलिए मेरे बच्चे 5 शिक्षक हो जाएंगे। तो आंसर याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। अब तुमने अगर ये वाली बात पढ़ ली, आओ एक चीज आ रही, अगर बेटा याद रखना 200 या अबव 200, 200 से ऊपर अगर हो जाए तो याद रखना, अगर कोई पूछेगा अनुपात क्या होगा पीटीआर का, तो पगलो मेरे पागलो मेरे नालायको, याद रखना रेशो हो जाएगा 1:40। तो अगर कभी भी ये वाली बात आ जाए, मास्टर हो जाएंगे 5, साथ में हेड मास्टर हो जाएगा एक अलग से। तो ये जानकारी स्क्रीनशॉट में अपने साथ छाती पर चिपका लेना। वो गाना नहीं सैया लगा ले छाती, फोटो खींच के, पता नहीं कौन सा गाना भूल गया मैं।
अब आ जाती है, ये तो किताब खैर मास्टर किताब है भाई, जिसके पास है वो बढ़िया है। अब लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो मत लो, पर चार टीम ने लगा दिया, मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, आगे देखो भैया पढ़ने का बात है। अब आ गया एनसीएफ का। एक काम करो, आज के बाद जीवन में एक बात याद रखना, एनसीएफ का स्क्रीनशॉट ले लो, बस एनसीएफ का स्क्रीनशॉट ले लो। और इस स्क्रीनशॉट के बाद अब देखो कहानी में ट्विस्ट लेके आता हूं। आ जाओ। ट्विंस बेबी, सर मेरा मैसेज ये पढ़ लिया करे प्लीज। क्या होगा बेटा उसे पढ़ के? हैं? फेविकोल से। चलो अब आओ जरा, आगे आते हैं। ये बेटा ऐसा है कि इसको ना आ जाऊं, अरे वैसे पढ़ो ना, देखो साडा स्टाइल में पढ़ के चलो। अब आ जाओ। अब जैसे ही तुम्हारे जीवन में एनसीएफ आ जाए, एनसीएफ, हम्म, किसी बात को नहीं नो नहीं करना, बच्चे के किसी बात को नो नहीं करना। जो यहाँ सी फोर क्या है? चाइल्ड। इसका मतलब ये क्या है? भगवान है। ये क्या है? भगवान है। और मेरे बच्चे याद रखना क्या है, इसी चाइल्ड पे तुम्हें क्या रखना है? फोकस करना है। क्या करना है? फोकस करना है। फोकस करने के लिए पढ़ाओ, तो इसका मतलब इसे सी फोर क्या है? क्लास में तो पढ़ाओ, लेकिन क्लास के साथ साथ इसे कहाँ लेके जाओ? फील्ड में भी लेके जाओ। इसका मतलब इसे क्या है? थ्योरी तो दो, लेकिन साथ साथ में इसे क्या है? प्रैक्टिकल ज्ञान भी दो। क्या दो? प्रैक्टिकल ज्ञान भी दो। अब यहां ध्यान रखना, अब आपने ये वाला काम कर दिया। बच्चा तुम्हारा क्या है? भगवान है। उसे किसी भी चीज ना है बेटा, ये ना है ना भगवान। तो याद रखना एनसीएफ जब भी आए तो एक भी बात दिमाग में रख के चलना, बच्चे के बारे में कोई भी बात गलत नहीं बोलनी। बच्चा हमारा क्या है? भगवान है। और जब भगवान है तो देखिए जरा इसके क्या क्या काम है। एनसीएफ 2005 रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण की पुरजोर वकालत करता है, मतलब कि बच्चा कंस्ट्रक्टिव तरीके से आओ। इसका मतलब जहां चाइल्ड है वहां पर बेटा याद रखना कनेक्ट करेगा रियल लाइफ से। क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा, किससे? रियल लाइफ से जोड़ेगा। कंस्ट्रक्ट करेगा, CONSTRUCT, RUCT, कंस्ट्रक्ट। इसका मतलब क्या करेगा? निर्माण करेगा। जब वो निर्माण करेगा, C4 याद रखना क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे में जो आएगा वो क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करेगा? डेवलप करेगा। इसका मतलब उसमें क्या है? आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने का काम होगा। और जब आलोचनात्मक होगा, आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने का। और बेटा अगर मैं कहूं कि टीचर भी एफ से क्या होगा, बताओ जरा, टीचर एफ से क्या होगा? बताएंगे कोई? तो मेरे बच्चे याद रखना, टीचर जो एफ से होगा वो क्या होगा? फैसिलिटेटर होगा। क्या होगा? फैसिलिटेटर होगा। और अगर फैसिलिटेटर होगा तो जब भी जरूरत पड़ेगी बच्चे को, उनकी क्या करेगा? मदद करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 में कि रचनात्मक शिक्षण पर जोर देगा, तो हम बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कहता है कि ज्ञान प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम से शिक्षार्थियों द्वारा निष्क्रिय है। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, बच्चा हमारा निष्क्रिय होगा या बच्चा सक्रिय होगा? तो हमारा बच्चा क्या होना चाहिए? एक्टिव। इन्होंने क्या बोल दिया? पैसिव। तो इसका मतलब एक बात तो तय है, ये गलत हो गया। और अगर ये गलत हो गया तो एक वाला सही है, दो वाला गलत। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। एनसीएफ 2005 के निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों पर विचार करना। बस ध्यान रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव के मतलब पॉजिटिव ही पॉजिटिव रखना, नेगेटिव नहीं है। अब देखो, अगर ये वाली बात आ रही है तो ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, अभी तो बताया क्लास को फील्ड से जोड़ेगा। सही बात है। यह सुनिश्चित करना कि सीखना रटने के तरीकों से दूर रहे। इसका मतलब बच्चे को बेटा रोट लर्निंग तो क्या है? नहीं करानी, लेकिन उसे अंडरस्टैंडिंग जरूर देनी है। उसे क्या है? समझ जरूर देनी है। जितना बच्चे को समझ देंगे उतना ही बच्चा आगे बढ़ेगा। ये बात सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिए गए दोनों वचन जो हैं ये बिल्कुल क्या है? सही है। और इन वचनों के साथ ऑप्शन नंबर सी सही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अभी तो तुमने बताया टीचर का रोल कैसा होगा भैया, बताओ। तुम जब फ्यूचर में टीचर बनोगे तो तुम्हारा रोल कैसा होगा? तुम्हारा जो रोल है, तुम्हारे जो काम होगा वो कैसा होगा, बताओ। हम्म। डन भाई। बहुत बढ़िया। तो प्लानर नहीं होगा बेटा,
ना पैसिव, ना डिक्टेटर, ना सोल ऑफ नॉलेज। हमेशा क्या, जब जब मदद करेंगी। इसका मतलब ये वाइगोत्स्की के थ्योरी की तरह काम करेगा, स्कैफ फोल्डिंग। तो ये जब जब बच्चे को जरूरत होगी तो ये टीचर आके बच्चे को क्या देगा, स्कैफ फोल्डिंग देगा, पार्ट देगा, मचान देगा और बच्चे को आगे बढ़ाएगा। एनसीएफ 2005 बच्चों द्वारा की गई गलतियों का कम बुद्धि का संकेत। एनसीएफ कहता है कि बच्चा जब गलती करेगा तो मूर्ख है। हमने क्या बोला, बच्चे के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलेगा। अब जब बच्चे के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा, इसने गलत बोल दिया कि अगर गलती कर रहा है तो बेवकूफ है, ये वाली बात क्या होगी, गलत होगी। एनसीएफ 2005 कहता है गलतियों को बच्चे की सोच प्रक्रिया की एक खिड़की और सीखने का एक उपकरण माना। मतलब कि जो बच्चा गलती करता है उस बात को बताता है कि बच्चा फिलहाल इस चीज की ये समझ रखता है। अब आपका ये काम है कि आप बच्चे को क्या है समझाएंगे और समझाने के बाद बताएंगे कि ये जो पार्ट है, ये जो काम है, ये ऐसे होगा। तो इसका मतलब पहले वाला स्टेटमेंट गलत, दूसरे वाला है सही। तो क्वेश्चन नंबर 34 आप अगर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर हमारा बी, तो बिल्कुल क्या है, सही है, बी इज द राइट आंसर। एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को एक समग्र क्षेत्र के रूप में, मेरे बच्चे याद रखना, जब भी आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज होगा ये हमेशा एक क्या है, कंपोजिट एरिया, या इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड। क्या बोला जाएगा, INTEGRATED, इंटीग्रेटेड। तो अगर इसमें इंटीग्रेटेड वर्ड है तो सही है। बच्चे अपने पर्यावरण को समग्र रूप से देखते हैं, इंटीग्रेटेड समग्र, सही बात है। ना कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विभाजन, वो सब उन्हें नहीं अलग अलग नहीं करते सब्जेक्ट, वो तीनों को क्या करते हैं, साथ लेके चलते हैं। और जब साथ लेके चलते हैं तो एक बात बड़ी कंफर्म है कि ये वाली बात क्या है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में मेरे दोनों ही बातें क्या हैं, सही हैं, दोनों का एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एनसीएफ 2005 के 5 प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों से एक नहीं है। अब आ जाओ कौन सा, कि भैया मान लो कि एनसीएफ ने किसके बारे में नहीं बोला, तो एनसीएफ एक बात है, गलत बात तो बोलेगा नहीं, वो बच्चे के लिए क्या बोलेगा, सब सही बोलेगा। और जब वो सारी बातें सही बोलेगा तो पाठ्य पुस्तकों से परे जाने के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, मतलब इनरिच द करिकुलम टू बियॉन्ड, मतलब किताबें तो हैं ही है लेकिन बच्चे को रियल लाइफ के साथ भी जोड़ने वाली बात कर रहा है। 35 में जब जाएगा ये वाली बात, तो इसका मतलब क्या है, सही है। परीक्षाओं को अधिक फ्लेक्सिबल बना और कक्षा के जीवन को एकीकृत करना, ये भी सही बात है। देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर देखभाल करना, डेमोक्रेटिक बनाना, ये भी बात सही है। राष्ट्रव्यापी एक समान प्रतिस्पर्धा, आगे ना प्रतिस्पर्धा, मेरे बच्चे स्टैंडर्डाइज करना, कंपटीशन करना, ये कभी भी हमारा एनसीएफ नहीं कहता। वो ये नहीं कहता कि सबका टेस्ट देख लो, ये नहीं कहता कि कंपटीशन कराओ, ये नहीं कहता कि सब में भेदभाव की नीति डालो। तो आंसर क्या है, डी। 36 में जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी चलेगा। नंबर, एनसीएफ 2005 में गणित के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जो मैथमेटिक्स के बारे में आपको बताना है क्या है, ये मेरे साथ मुझे लग रहा है पोर्टल में मैथमेटिक्स जिसने पढ़ा होगा वो बहुत बढ़िया से बता देगा। मुख्य लक्ष्य बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण है। मेरे बच्चे पढ़ाया था, बताओ हाँ या ना, मैथमेटाइजेशन पढ़ाया था, यस और नो। तो जितने लोगों ने मैथ पेडागोजी पढ़ी होगी मेरे साथ, उसमें पढ़ाया हाँ या ना, बताओ जल्दी, पढ़ाया ना, हाँ। तो सवाल नंबर 37 का अगर आ रहा है तो 37 में हम कहते हैं ये बात तो क्या है, कराएगा। यह कम उम्र में जटिल एल्गोरिथम सिखाने पर जोर देता है। कहीं पर भी ऐसी कोई भी बात हमने नहीं दिखी है। तो इसका मतलब दूसरे वाली बात क्या है, गलत है, पहली वाली बात क्या है, सही है। तो सवाल का जवाब 37 का ऑप्शन नंबर क्या है, ए। तो जिन्होंने ए लिखा वो बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट नंबर देखो, एनसीएफ 2005, एनसीएफ जो 2005 है वो त्रिभाषा सूत्र का समर्थन करता है। थर्ड लैंग्वेज का, बिल्कुल भाई, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला करता है, आजकल तो सीबीएसई ने लगा भी दिया। क्यों 3 भाषा का, कि मान लीजिएगा भाई एक बच्चा हिंदी आता है, दूसरा इंग्लिश आता है, हो सकता है तीसरे को तमिल आ जाए या भाई दूसरे, तो इसका मतलब आपस में बात करते रहे, बनते रहे, सही बात है। बहुभाषावाद को एक बोझ के बजाय एक संसाधन, मतलब मल्टीलिंगुअल, बोझ नहीं एक साधन है। अब मान के चलो भाई मेरी क्लास में अगर देखो, जैसे कितने लोग ऐसे हैं जो हरियाणा से हैं, कितने लोग ऐसे हैं हरियाणा से हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बिहार से हैं,
कितने लोग ऐसे हैं जो अदर स्टेट से हैं, यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, जो भी अपने अपने स्टेट से हैं, बेटा लिखना एक बार। आप लोग किस किस स्टेट से हैं एक बार लिखेंगे सारे लोग। मैं तब तक पानी पी लूं थोड़ा सा। चलो, कौन कौन से स्टेट से आते हैं? बिहार से हमारे बीच में आ गए हैं, पंजाब से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़, एमपी, मुजफ्फरनगर, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया। मतलब हमारे पास ये वाली बात। अब देखो, मान लो भाई आपने, मैंने कोई वर्ड बोला हरियाणवी, तो जो मेरा बिहार वाला बच्चा है वो सोचे पूछेगा मुझसे, सर जी इसका मतलब क्या है? तो मैं उसे बता दूंगा, तो बिहार वाले को हरियाणवी आ गई। मैंने बेटा कोई वर्ड, मेरी क्लास में महाराष्ट्र बच्चा था, मैंने उसकी मराठी में बोला, उसने कहा सर जी इसको हरियाणा में कैसे बोलेंगे ये वाला। तो इससे क्या होगा कि हम बहुभाषावाद से क्या करेंगे, एक भाषा से दूसरी भाषा, दूसरी से तीसरी भाषा सीखेंगे। गुजरात सीखेंगे, हिमाचल सीखेंगे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पूरा है। अरे भाई साहब, गजब की क्लास है यार हमारी तो। देखियो, तेलंगाना भी है, उत्तराखंड भी है, जमशेदपुर भी, राजस्थान भी, बिहार भी, छत्तीसगढ़ भी, है ना, सोहरतगढ़ भी है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, मिजोरम, गुजरात, तेलंगाना, अयोध्या यूपी, गुजरात, यूपी अम्बेडकर नगर। बहुत बढ़िया, आ जा, है ना, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब एक बात तो तय है बेटा कि बोझ की बजाय एक संसाधन, ये बात सही है। तो हम ये कहते हैं कि 38 में दिए गए दोनों के दोनों जो वचन है वो बिल्कुल क्या है, सही है, इसलिए दोनों बातें सही हैं। एनसीएफ 2005 बिना बोझ के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन की वकालत करता है, हाँ, कि बच्चे पर जितनी कम किताबें होंगी उसका पढ़ने में ज्यादा ध्यान होगा। शिक्षा एक आनंददायक अनुभव होना चाहिए और भारी स्कूल बैग तथा कठोर पाठ्यक्रम शारीरिक और मानसिक तनाव पैदा करते हैं। बैग ज्यादा करेगा तो फिजिकल पेन होगा, किताबें ज्यादा होंगी तो मेंटल पेन होगा। तो इसका मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन जो आएगा वो आसान कर देगा। तो ये बिल्कुल क्या होगा, सही। ट्विंस बेबी बेटा इस क्लास को दोबारा जाके देखना, एनईपी 2020 को। मैं दोबारा बताऊं, इससे बढ़िया होगा जब ये क्लास खत्म होगी आप दोबारा देखिएगा। आप जिस तरह दोबारा मैसेज कर रहे हो ना, बस कुछ नहीं करना बाबू, जब ये बैच खत्म होगी, जब ये क्लास खत्म होगी वहां जाना और देखना, खत्म। अभी ये वाला पढ़ ले। अब तुझे मैं एनईपी 2020, फिर तो बोलेगी बाबू एनसीएफ 2005 पढ़ा, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ देखो, अब आपके बाद अगर देखेंगे तो दोनों वाली बात में क्वेश्चन नंबर 39, तो हम ये कह रहे हैं ये बात क्या है, सही है। और मेरे बच्चे अगर किताबें ज्यादा होंगी तो टेंशन तो होगी, फिजिकल पेन भी होगा ही होगा। एनसीएफ 2005 अपनी समझ को किस दार्शनिक मनोवैज्ञानिक ढांचे से भारी, मतलब हमारा जो एनसीएफ है वो किससे प्रेरित है, हमारा जो एनसीएफ है वो किससे प्रेरित है। एक बच्चे ने लिखा है सर जी लर्निंग विदाउट बर्डन 2005, तो मेरे बच्चे जो वंशिका ही है शायद, जहां तक मैंने देखा है, जहां कुछ नाम एक तो दिखना शुरू हो जाते हैं एक क्लास में, लर्निंग बाय डूइंग। तो जो लर्निंग विदाउट बर्डन है मेरे बच्चे याद रखना, ये लर्निंग विदाउट बर्डन जो है ये 2005 नहीं है। मैं इसलिए आपका, क्योंकि आपने गलत लिखा, मैं सही कर देता हूँ। लर्निंग विदाउट बर्डन का जो कॉन्सेप्ट है ये 1991 और 1992 का है। जब आप देखते हैं प्लान ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं, या आप इसे कह सकते हैं कि 1986 की जो पॉलिसी थी उसमें थोड़ा सा क्या आता है, रिवाइज्ड वर्जन आता है। और जो रिवाइज्ड वर्जन को लेके आते हैं वो प्रोफेसर यशपाल इसके बारे में बताते हैं। तो दोनों बातों में यशपाल, तो दोनों बातें जो हैं वो क्या है, अलग अलग। 2005 में बेटा एनसीएफ आता है, तो ये एनसीएफ क्या है, क्योंकि इनकी ये रिपोर्ट अच्छी थी इसलिए एनसीएफ के करता धरता आते हैं। अब याद रखना जो एनसीएफ 2005 है वो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो 1975 आया हो, 1975 आया हो, 1988 आया हो, या फिर हमारा 2000 वाला हो, हम उसे मान के चलते हैं कि वो किस पर थे, व्यवहारवाद पर। तो बहुत याद रखना आपके सामने जब भी ये वाली बात आ जाए कि एनसीएफ 2005 कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है, उससे पहले जितने भी आए हैं वो याद रखिएगा किस पर आधारित होंगे, आपके व्यवहारवाद पर। स्क्रीनशॉट ले लो, जानकारी नहीं मिली लाइक करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़े, नेक्स्ट आओ। एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। जैसे इस क्लास में कुछ लोगों को भूख लग रही है, कह रहे सर जी कब एंड करोगे, तो शांति बनाए रखो, चुपचाप पढ़ लो। भूख लगा दो कभी भी, रोटी तुम्हें टिक्कड़ खुआ दूं। टिक्कड़ जानते हो क्या होता है, जाने भाई टिक्कड़ क्या होता है। यूपी में जब बड़े बड़े रोटी बनते, रोटी नहीं तो रोटा होता है, रोटा, है ना, ये मोटी मोटी रोटी गैस पे बनाई जाती, गैस से बनी सॉरी गैस पे नहीं सॉरी चूल्हे पे बनाई जाती है। तो चूल्हे पे रोटी बनाई जाती है उसे रोटा बोलते हैं, है ना।
वैसे वैसे ऐसा रोटा इंसानों के लिए नहीं बनता, जानवरों के लिए बनाया जाता है, जैसे गाय के लिए, भैंस के लिए, इस तरह। तो मेरे बच्चे इस सवाल में अगर जवाब दोगे एनसीएफ जो 41 का है, क्वेश्चन नंबर 41 में अगर जाओगे तो 41 में आपने ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हो, ए, जी नहीं। इसे अलग परीक्षा वाले एक प्रखत विषय के रूप में माना जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। न्याय, सहिष्णुता और सम्मान जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए पूरे पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाता है, सही। तो दूसरा सही है, पहला गलत। और दूसरा सही जो पहला गलत है, तो इसका मतलब केवल क्या है, दूसरा सही है। तो 41 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। जिन्होंने बी चुना बिल्कुल क्या है, सही है। कथन आ गया, जरा पढ़ाओ जी। हरियाणा में भी यही बोल रहे, नहीं तो अफगानिस्तान से थी, अभी तो आ गई ना हरियाणा से। अरे पगली, अम्मे मनोविज्ञान के मास्टर हैं, ऐसे ही निकलवा दिया ना। अरे अफगानिस्तान से बोल रही थी, आ गई ना हरियाणा में। एनसीएफ 2005 में कहा गया कि कला और विरासत शिल्प को स्कूली शिक्षा में एकीकृत। भाई एनसीएफ कहता है कि पढ़ाओ तो, लेकिन पढ़ने के साथ दूसरी चीज भी क्या कर दो, ऐड कर दो। तो अगर ये वाली बात है तो इसमें बात में गलती तो कुछ है नहीं, बात तो क्या है, बिल्कुल सही है। तो 42 में अगर ये बात देखेंगे तो होगी सही। दूसरा कहता है यह एकीकरण आधुनिक वैज्ञानिक सोच के लिए छात्रों को जोखिम है। जोखिम क्यों करेगा, ये तो फायदा करेगा, इसका मतलब जोखिम वाली बात गलत होगी। तो एक सही दूसरा गलत, और ये अगर आप देखेंगे तो कहां देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी चुना वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखेंगे नया नंबर, ये रहा आपके सामने। शिक्षा में लैंगिक समानता के संदर्भ में एनसीएफ 2005 क्या सिफारिश, मतलब ऐसा है लड़का लड़की बराबर है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, लड़का लड़की ट्रांसजेंडर सब क्या है, बराबर है, कोई किसी में भेदभाव नहीं है। तो इस बात को बताने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो क्या रिकमेंड करता है हमारा एनसीएफ, पहला कि लड़कों और लड़कियों के लिए पूरी तरह से अलग कर देना चाहिए पाठ्यक्रम, गलत बात। सभी के साथ समान व्यवहार करने के लिए लैंगिक अंतर को अनदेखा कर देना चाहिए, मतलब कि जो जेंडर डिफरेंसेस है उसे क्या करो, इग्नोर करो। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या इग्नोर, बेटा इग्नोर करना वैसे गलत हो जाएगा। मुख्य रूप से लड़कियों के लिए व्यावसायिक परीक्षण पर ध्यान देना चाहिए, लड़कों को बना देना चाहिए मजदूर, गलत बात। लिंग को एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे के रूप में संबोधित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पाठ्य पुस्तकें लैंगिक संवेदनशीलता में दर्शाएं, मतलब कि जो जेंडर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्शन है और इसे आप समझे कि इसका मतलब क्या होता है। समाज में दोनों का रूप क्या है, समान नहीं है, दोनों की कुछ बातें हैं बट वैसे दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो हमें ये बताना है कि जेंडर को सेंसिटाइज करने पर बात करनी है, ना कि कुछ भी। नेक्स्ट आओ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है एनसीएफ 2005 बच्चों को जानकारी से भरे जाने वाले खाली बर्तन के रूप में मानने की प्रथा का वो कहता है कि बच्चा कोई कोरी स्लेट नहीं है। एनसीएफ कहता है कि बच्चा कोई कोरी स्लेट नहीं है। तो अगर ये वाली बात, दूसरा यह बच्चों को ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में देखता है, सही है। मेरे बाबू याद रखना, जो हमारा एक इंसान था जिसका नाम था जॉन लोक, क्या नाम था, जॉन लोक। तो जो जॉन लोक था उसने क्या किया था, उसने बोला कि बच्चा क्या है, टेबुला रासा है, उसको क्या है, ब्लैंक स्लेट बोला उसने। और जो ब्लैंक स्लेट वाली बात है टेबुला रासा, उसको क्या बोला उसने, टेबुला रासा। तो जो टेबुला रासा वाली उसने बात करी, जिसे हिंदी में क्या है, खाली प्लेट। तो इनसे बोला ना, ऐसा कोई खाली प्लेट नहीं होता, बच्चा क्या है, बहुत बढ़िया। तो टेबुला रासा वाली बात को, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है उसमें मेरे बच्चे याद रखना, ये कहता है कि खाली बर्तन के रूप में मानने की प्रथा का आलोचना करता है। हाँ, एकदम नया सवाल होगा बेटा तुम लोगों के लिए, तो अपनी कॉपी में छाप लेना। और कथन 2 क्या कहता है, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय, हाँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज्ञान के निर्माण के सक्रिय भागीदार होते हैं, ये भी बात सही है। तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि दिए गए दोनों बातें क्या हैं, सही हैं। और दोनों बातें अगर सही हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो आगे देखें। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा केवल निर्देश का माध्यम नहीं है बल्कि इसके लिए महत्वपूर्ण भी है। क्या मतलब, जो भाषा है वो क्या, अगर इस सवाल में आप लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में, तो जो नंबर 45 है वो हमारा जो बताता है हमें, वो क्या बताता है, ध्यान से देखिएगा। 45 कहता है कि जो भाषा में तथ्यों को रटना होता है, रोट मेमोराइजेशन तो बेटा गलत हो गया। केवल प्रतियोगी परीक्षाओं पर बात करता है, ये भी गलत हो गया। लेकिन भाषा का सोचना, अर्थ निर्माण करना, पहचान बनाना, बिल्कुल। जैसे मान लीजिएगा कि हरिवंश राय बच्चन जी होंगे, उन्होंने हिंदी भाषा को सोचा होगा,
फिर उससे अर्थ निर्माण किए, फिर उससे अपनी एक पहचान बनाई। तो आप भी अगर देखेंगे तो इस तरह, तो ये बात क्या है, तो भाषा में आप क्या है, देखो जब आपसे कोई सवाल पूछेगा, मान लो कि आपको इंग्लिश कमजोर है और किसी ने आपसे इंग्लिश में सवाल पूछ लिया, तो आप सोच नहीं पाते। जब सोच नहीं पाते तो अर्थ निर्माण नहीं कर पाते, जब अर्थ निर्माण नहीं कर पाते तो इसका मतलब अपनी पहचान नहीं बना पाते। तो जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो एक और चीज आती है, अब आपके सामने जो होगा यहाँ, मैं आपको इसे बड़े आसान तरीके से समझा देता हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको पीपीटी के लिए दिया है, कोई प्रचार कोई वो नहीं। अध्ययन मंत्रालय की ऐप में जाना, यूट्यूब पीडीएफ दिखाई देगी, वहां से इसे पढ़ लेना। मैंने और आसान करके, ये दिव्यांगजन अधिकार जो है, हम ये कहते हैं कि बेटा पहले पीडब्ल्यूडी आता था जो हमारा 1995 में आया, उसके बाद 2016 में हमारा आरपीडब्ल्यूडी आया। पहले हमारी 60 डिसेबिलिटी थी, फिर 21 हो गई। लेकिन इसको भी इसी तरह याद रखिएगा कि हम सीधा सीधा कहते हैं ये बात कि हमें क्या रखना है, किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना। दिव्यांग बच्चों को क्या है, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना, वो समानता, जैसे हम वैसे वो। उनको किस में लेके चलना है, इंक्लूसिव एजुकेशन में, साथ अपने पढ़ाना है। उनसे कोई आरटी कहता है निःशुल्क शिक्षा, जो मैं आपको बता चुका, 6 से 8 वर्ष तक कोई पैसा नहीं होना इनका, 6 से 18 तक। बाद में क्या है, रिजर्वेशन, ये क्या है, 5% उच्च में रखना। वैसे नॉर्मल क्या था, 4% वाला। 4% आरक्षण देखो क्या होगा सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी में कितना है, 4% का। उसके बाद उनके लिए भैया की चीजों क्या है, ऐसे इक्विपमेंट्स दो जिससे वो आसानी से स्कूल पहुंच जाए। उनकी जो शिकायत है उसको फटाफट क्या करो, निर्माण करो। और जिस समाज में वो रह रहे हो उनके लिए हमेशा एक ऐसा माहौल पैदा करो जिसमें वो क्या रहे, अपने आप को स्पेशल फील करें, ना कि अपने आप को कमजोर फील करें। तो इसके बारे में जो सवाल आते हैं वो देखो। दिव्यांगजन अधिकार जो है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में, किस पिछले अधिनियम को, तो इसने क्या करा था बेटा, पीडब्ल्यूडी। क्या है, पीडब्ल्यूडी। फिजिकल विद क्या होगा, आपके सामने अगर आएंगे तो पर्सन विद जो है डिसेबिलिटी, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी बेटा 1995, जिसमें कुल मिला के 60 डिसेबिलिटी होती थी। कितनी होती थी, 60 डिसेबिलिटी, 7 अयोग्यता होती थी। लेकिन उसके बाद ठीक 21 साल बाद जो आता है हमारा, क्या आता है, 2016 में आरपीडब्ल्यूडी, इसमें कुल मिला के 21 डिसेबिलिटी हो जाती हैं। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी। ध्यान से पढ़ना और इसमें ना अपना संज्ञान लगाना, इसमें क्या है, अपनी सहमति लगाना। पहला कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है 2016 ने मान्यता प्राप्त विकलांगों की संख्या, विकलांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। अधिगम का उद्देश्य समावेश के दायरे को व्यापक बनाना था। नए पहचाने गए न्यूरो डेवलपमेंटल जो रोग हैं या रक्त विकार जो ब्लड आपके हैं उन्हें जोड़ना था। ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। इसके बाद आप अगर आपके देखेंगे आप, तो इसका मतलब एक बात कह सकते हैं कि ऊपर वाली बात ने ये बताया कि जब 7 से 21 हुआ तो 7 से 21 में कुछ नई डिसेबिलिटी जिसमें ब्लड डिसऑर्डर है, जैसे हीमोफीलिया जुड़ गया है ना, सिकल सेल जुड़ गया, थैलेसीमिया जुड़ गया, ये जुड़ गया, तो 21 आगे जैसे एसिड अटैक कब्ज आने जुड़ने का। तो इसका मतलब एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं और एक दूसरे को जस्टिफाई करने से हम ये बोलेंगे कि दोनों सही हैं और एक जो आर जो है वो एक ही व्याख्या भी सही है। आगे देखते हैं नया नंबर आपका, निम्नलिखित विकलांगताओं पर आपको विचार करना है। पहला, एक क्या है, हीमोफीलिया है, एसिड अटैक विक्टिम है, पार्किंसन डिसीज है, ये क्या है, तो ये 2016 में शामिल हुई थी कि यहाँ। अब और देखो नंबर 48, अभी जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया, मैंने आपको बता दे बेटा, हीमोफीलिया होता है जो ब्लड डिसऑर्डर होगा, क्या होगा, ब्लड डिसऑर्डर। ये जो एसिड अटैक विक्टिम है, ये क्या थी, आपने एक मूवी भी देखी थी जिसमें दीपिका पादुकोण ने वो करा था, एक्टिंग क्या था उसका नाम, अभी याद था यार, झलक था या कुछ ऐसा नाम था, जहक था यार, अब मेरे सर में दर्द हो जाएगा जब तक वो याद नहीं आएगा। हाँ, जो उसके चेहरे पे करते सी से था यार, छपाक। क्या था, एक मूवी आई थी जिसका नाम क्या था, छपाक था। और पार्किंसन डिसीज बेटा ये है कि लगभग क्या होता है, ये 60 साल के बाद ज्यादातर उसमें आ जाती है। मतलब आपने कई बार लोग देखे होंगे जिनके हाथ पैर लिखते लिखते गले कांपते रहते हैं, तो पार्किंसन डिसीज से बुढ़ापे में ले जाता है, नॉर्मली वैसे नहीं आती। तो इसलिए अगर इस चीज को देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि तीनों ही बातें क्या है, सही है। और जब तीनों ही बातें सही हैं तो ए भी सही, बी भी सही और हमारा सी भी सही। नेक्स्ट, आरपीडब्ल्यूडी जो एक्ट है 2016,
6 से 18 वर्ष तक की आयु के बीच बेंचमार्क विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। तो आरपीडब्ल्यूडी अगर ये बात करेगा क्वेश्चन नंबर 49, तो हम ये बोलेंगे क्योंकि ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अपने अंदर किसको लेके चल रहा है, राइट टू एजुकेशन को। राइट टू एजुकेशन में 6 से 18 गिवन है, हाँ जी गिवन है, बिल्कुल सही। यह प्रावधान मानक आरटी अधिनियम से आता है, बिल्कुल सही बात है। जो 6 से 14 है बट स्पेशल के लिए क्या है ये, तो इसका मतलब देखो हमने आरपीडब्ल्यूडी को जोड़ दिया यहाँ पर, जैसे हमने इसको जोड़ा तो एक बात हमारे सामने ये भी कंफर्म होगी 49 की कि दिए गए दोनों ही बातें क्या है, सही है। और जब दोनों ही बातें सही हैं तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कथन आता है पहला कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम जो 2016 है उसमें जो शैक्षणिक संस्थानों में बाधा मुक्त वातावरण बनाने पर जोर देते, मतलब कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है कि भाई बच्चों के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाओ जिसमें बच्चों को दिक्कत ना हो, जिसमें बच्चों को बाधाएं ना आए, जिसमें बच्चों को टेंशन ना हो। तो 50 नंबर में मैं जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा बात तो बिल्कुल क्या है, सही है कि शारीरिक पहुंच ही एकमात्र बाधा है। अब देखो, एकमात्र लगाना गलत, बाधा लगाना गलत, तो इसका मतलब हम कभी ये नहीं कह सकते कि ओनली बैरियर है जिसका समानता जो है विकलांगता स्कूलों के सामने आएगी, नहीं, हम इसे कभी भी नहीं लेके चलते। हमारे लिए बेटा बाधा है ही नहीं, हमारे लिए तो ये क्या है, एक बच्चा नॉर्मल से क्या है, थोड़ा सा अब नॉर्मल है, बट उसको हमें क्या लगना, अपने साथ रखना है। तो इसका मतलब ए सही है, बी गलत, और ऐसा हमें दिख रहा है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत सरकारी नौकरियों में बेंचमार्क जो विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। तो जब आप आरपीडब्ल्यूडी की बात कर रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि नौकरियों में देखो, अगर नॉर्मल रिजर्वेशन की बात करोगे तो वो हमेशा याद रखना कितना होगा, 5%। लेकिन अगर सरकारी में आ जाए तो याद रखना कितना होगा, 4%। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। जिन्होंने बी लिखा वो बिल्कुल क्या है। चलो अब यहां तक आ गई बात, तो 4 मेरे अच्छे याद रखना, नॉर्मल कितना था, 5, बट अगर नौकरी में बात करेंगे तो क्या होगा, 4। अब इतना होने के बाद आपके सामने कथन नंबर आता है हमारा एक कि डिसलेक्सिया जैसी विशिष्ट सीखने की अक्षमताओं एसएलडी, एसएलडी का मतलब क्या होता है, एसएलडी का पता है क्या, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज, क्या होगा, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी। अब अगर स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत हमने रख दिया तो मान्यता प्राप्त है, हाँ, क्योंकि जब भी आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 52 में देखेंगे तो मेरे बच्चे जो एसएलडी होता है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये सारी चीजें उसमें क्या होते हैं, शामिल, बात सही है। एसएलडी वाले बच्चों को विशेष रूप से अलग थलग विशेष स्कूली शिक्षा की, हम ये कहते हैं बच्चा चाहे कैसा भी हो इंक्लूसिव ही जाएगा, उसे आप अलग कर ही नहीं सकते। और अगर आप कर नहीं सकते तो बेटा दूसरा क्या हो गया, गलत, लेकिन पहला जो है वो क्या है, सही। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी दिया वो बिल्कुल सही है। आरपीडब्ल्यूडी जो अधिनियम 2016 के तहत बेंचमार्क विकलांगता व्यक्ति, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होगा, को क्या परिभाषित करता है, मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी, बेंचमार्क का मतलब होता है कि जैसे तुम्हारा ना मान लो DSSP का एग्जाम है तो उसका बेंचमार्क कितना है कि भाई मेरिट इतने, नहीं। सी टेट में लेकिन आप कहोगे कि सी टेट में जो बच्चा 90 नहीं लाएगा वो फेल हो जाएगा, तो दैट इज बेंचमार्क। तो बेंचमार्क होता है कि आपने एक सेट कर दिया, मतलब मान लो कि आपने अपना लेवल सेट कर दिया कि मेरे को तो ऐसे लड़का चाहिए, आपने सेट कर दिया मेरे को तो ऐसी ही लड़की चाहिए, आपने उसमें मेंटेन लिया कि लड़का होना चाहिए बिल्कुल एकदम काला, दिखने में बिल्कुल आंखें आंखें दिखे, दांत ही दांत दिखे, और नहीं कुछ दिखना चाहिए, लंबाई उसकी ऐसी हो जैसे जिराफ, दिखने में वैसा हो जैसे काला, उसके बाद हाथ पैर उसके अट्टे कट्टे जैसे क्या हो, सुअर की तरह। और अगर उसको भाई साहब कोई देख ले, अगर वो ऐसे कुछ बोल दे तो बोल ऐसे थे जैसे शेर की दहाड़, तो ऐसी तुमने डिपार्टमेंट, वो तो रिक्वायरमेंट है तुम्हारी, तो ये तुम्हारा बेंचमार्क है कि नहीं। हमेशा क्यों अच्छा अच्छा डिमांड करते हो, भगवान बुरा भी दे सकता है बाबू। तुम क्या सोचते हो हमेशा, नहीं मेरा पति होना चाहिए ऋतिक रोशन जैसा, उसकी आवाज होनी चाहिए सोनू निगम जैसी, है ना, उसका शरीर होना चाहिए किसके जैसा, टाइगर श्रॉफ जैसा। अरे राजपाल यादव भी बचते हैं भाई। आगे बढ़ो, नंबर देखते हैं। तो ये जो बेंचमार्क है सवाल नंबर 53 का ऑप्शन नंबर, तो याद रखना, अ पर्सन विद नॉट लेस देन 40% ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, उसी को हम बोलते हैं क्या, बेंचमार्क। याद रखोगे बेंचमार्क की भूल जाओगे। हम्म, जल्दी आगे समझ में। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में के निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार। समावेशी, सबका साथ सबका विकास मिलकर करेंगे।
अब देखो यहाँ पर जो बात आ रही है क्या होना है, यहाँ देखें तो सभी छात्रों को समान महत्व देना, सबसे एक साथ चलेंगे, ठीक है। छात्रों के बीच के अंतर को ठीक की जाने वाली समस्याओं के रूप में देखना, अल्लाह। अब एक बात बताओ, अगर बच्चे को भैया जो ऐसी बात लेके चलेंगे नंबर 54 वाली, तो ये कहना चाह रहा है कि छात्रों के बीच के अंतर को ठीक की जाने वाली समस्याओं के, मतलब जो ठीक कर रहे समस्या वो ठीक गलत, अरे क्यों भैया, हमें तो साथ लेके चलेंगे, हम क्यों उसमें वो करेंगे बदलाव। तो इसका मतलब दूसरा क्या है, गलत। तो पहला सही है, 54 का ए जो है वो सही, बाकी गलत है। कथन आता है आपके सामने 55, उचित आवास आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 का एक मुख्य सिद्धांत है क्या, कि रीजनेबल रीजनेबल एकोमोडेशन का मतलब होता है यार कि जिब जरूरत है, नीड है, बच्चों को मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जवाब ये तो क्या है, सही है। दूसरा कहना चाहता है, यह सुनिश्चित करता है कि आवश्यक और उचित संशोधन किए गए हैं ताकि विकलांग व्यक्तियों को समान रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। रीजनेबल इसका मतलब जो जरूरतमंद चीजें हैं वो उसे मिल जाए। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ माशाल्लाह, वो भी सही। तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, सही जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा अधिनियम मुख्य रूप से भारत में बच्चों के अधिकारों को कल्याण तथा शिक्षा से संबंधित नहीं है। जो शिक्षा से संबंध नहीं है, पोक्सो एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, जो बच्चों से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 में मेरे बच्चे याद रखना, पोक्सो एक्ट तो बच्चों से है, राइट टू एजुकेशन है, जो लाइन वाला है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन टेस्ट नहीं है। ये तो क्या है, जो तुम अपना सामान ले आए और खराब निकल गया। समावेशी शिक्षा का मतलब है उस प्रणाली से जहां विकलांग और बिना विकलांग छात्र एक ही साथ, मतलब समावेशी शिक्षा, सबका साथ, सबका विकास, सब एक जगह बैठ के पढ़ रहे हैं भाई बहन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, समावेशी शिक्षा में बच्चों को शिक्षा प्रणाली के अनुकूल होने की आवश्यकता होती है, न कि प्रणाली को बच्चे के अनुकूल होने की। अब देखो 57 ने क्या कर दिया। तो 57 में अगर आप जाओगे, अब ध्यान से देखो कि समावेशी ये क्या कहता है, कि इंक्लूसिव एजुकेशन इंप्लाई करते एक सिस्टम वेयर स्टूडेंट विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी लर्न टुगेदर। तो भैया समावेशी तो ये बात सही बोलेगा कि नहीं बोलेगा, तो 57 में तो सही हो गया। दूसरा कहता है कि भाई उनके अनुकूल नहीं होने, भैया याद रखना सब कुछ बच्चे के अधिकारों में होना चाहिए, बच्चे के अधिकार से अलग है, तो सवाल का जवाब ही क्या है, गलत है। इसलिए सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। सहायक जो प्रौद्योगिकी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी। अच्छा, असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है समझो जरा। असिस्टिव, असिस्टिव नहीं, असिस्टिव। तो असिस्टिव जो होती है, असिस्टिव असिस्टेंट नहीं होता, सहायक होता है। तो सहायक होगा कि मान लो भैया ऐसा है कि एक बच्चे को क्या है, वो विजुअल इंपेयरमेंट है, तो इसका मतलब बेटा विजुअल इंपेयरमेंट है तो उसे कैसी बुक देनी है, उसका कैसी चीजों के साथ जरूरत है, टेक्टाइल देना है, छू के पढ़ पाएगा, ब्रेल देना है, ये देना तो करने वाली बात है। तो नंबर 58 में जाओगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला मिनिमल रोल नहीं, भैया बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका रोल मिनिमल नहीं, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो बात होगी गलत। वे अक्सर गैर विकलांग छात्रों का ध्यान भटकाते। देखो तुमने बांट दिया बच्चे को, जहां बच्चा बट गया वहीं तुम्हारा सवाल कट गया, और जहां तुम्हारा सवाल कट गया तुम्हारा नंबर 89 पर घट गया, और जहां 89 पर घट गया सीबीएसई का 1000 रुपया फिर उसके अकाउंट में क्या है, बढ़ गया। तो इसलिए मेरे बच्चे याद रखना, दोनों ही बातें क्या है, गलत है, और दोनों बातें गलत, इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी। समझ गए भाई। तो एक बार और बच्चा, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है मेरे बच्चे, समझ जरा और आसान देखो। मान लो एक बच्चा, अरे तुम्हारा अभी यही है, चिंता का मान लो। मान लो ऐसा है कि जो किसने पूछा है असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है आपके सामने, जो भी बालक थी। अच्छा मैं कुछ लाइन बोल गया क्या बढ़िया वाली, थैंक यू। मैं बोल जाता हूँ, मुझे पता नहीं रहती कुछ भी। तो मान लो हमारी कोई एक थी, नाम पता नहीं चल रहा कौन सी थी, तो इसको क्या नाम दे, अंजानी, है ना, इसका नाम अंजानी है। तो अंजानी अनजाना, भैया अनजाना भी हो सकता है, अनजाना भी हो। तो अनजाना अनजानी में से किसी ने कहा कि सर जी असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होते हैं। मान लो ऐसा हुआ कि हमारे बच्चे क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, पढ़ने के दौरान इन्हें क्या है, एक सवाल आया। अब ये सवाल में क्या है, अटक गए। सवाल में अटक गए तो इनकी नजरें ढूंढ रही थी कि मास्टर जी मिल जाए कोई सा। तो मास्टर जी अपना सो चुके थे, मिले नहीं। सोचा मम्मी मिल जाए, मम्मी भी सो चुकी थी। पापा मिल जाए, पापा भी सो चुके थे। वो मिल जाए जिसको इतना दिन दिए थे, वो भी सो चुका था। फिर क्या हुआ, फिर सोचा चल मैं चलती हूँ गूगल, या चल मैं चलता हूँ क्या, गूगल पे गए और गूगल, हे जेमिनाई
प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असिस्टेड डिवाइस। इसका मतलब जब नहीं आती है वो आपके सवाल का जवाब दे जाती है, और जब वो सवाल का जवाब दे जाती है तो वही आपकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी बन जाती है। इसका मतलब आपके काम में मदद करने वाले जो सहायक यंत्र होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आओ समझ में, कौन सी थी वो, जिसको आ गया कि नहीं? अरे हाँ या ना तो बोला करो यार, आगे बेटो। असिस्टिव इसका मतलब सहायक, तो जो मदद करेगा उसका मतलब आगे आ जाएगा। ला 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 ला, ये रहा। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए परीक्षा के दौरान स्क्राइब या लेखकों का प्रावधान किसका एक उदाहरण है, बताओ। अब इतना आपने अगर जवाब देखा नंबर 59 का, तो बताओ 59 का जवाब क्या होगा। सवाल नंबर 59 का जवाब दो। लाइव बेटा कल याद रखना, भाई हमारी क्लास दिखा दी थी कल, बेटा याद रखना 7 बजे क्लास है। क्या है? 7 बजे। कल एक ही क्लास है मेरी, 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके सुबह 7 तक है। देखते हैं तुम लोग कितना मतलब तड़प तड़प क्या हो गए है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, इसका जवाब देख लेते हैं। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए परीक्षा के दौरान स्क्राइब, ये विशेष शिक्षा है, उचित समायोजन है, सकारात्मक भेदभाव है, मुख्य धारा। बताओ जरा क्या जवाब होगा। 59 का जवाब जितने लोगों ने बी दिया, सी दिया, डी दिया, क्या दे रहे हो 59 का जवाब? बहुत बड़ा। जितने लोगों ने, मेरे बच्चे याद रखना। अब देखो स्क्राइब, इसका मतलब इसकी क्या है, जरूरत है। तो जरूरत है तो इसके पीछे का एक कारण है, और अगर कारण है तो इसका मतलब कारण ये है कि भैया उसे लिख नहीं पा रहे, तो इसका मतलब स्क्राइब चाहिए, उसके पीछे का रीजन है। उस रीजन की वजह से आपने एकोमोडेट कराया, उसे मुहैया करवाया, मदद दिलवाई। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखें। डन भाई। नेक्स्ट आते हैं नया नंबर लेके। निम्नलिखित नीतियों अधिनियमों पर विचार करें और बताएं आपके सामने क्या होगा। एनसीएफ 2005, आरटीई 2009 और एनईपी 2020 ये क्या कहता है आपके सामने। पहला, इनमें से कौन सा मौलिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए पसंदीदा मॉडल के रूप में समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है। पहला, केवल तीनों, केवल 2 और 3, केवल 1 3, 1 2 3। बताओ जरा। नंबर 60, आरपीडब्ल्यूडी के लिए क्या करेगा मेरे बच्चे? आरपीडब्ल्यूडी का जो है वो क्या करेगा, पहला भी करेगा, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा। और आप थक चुके हैं तो इसलिए मैं आपको आराम करा देता हूं। बाकी जिनको भैया पढ़ना है, इस किताब को पढ़ना जीवन भर, हर एग्जाम में काम आएगी, याद रखना ही। टीटेट के लिए आप ये ले सकते हैं, लेना चाहें तो। अब आप बता सकते हैं आज का स्कोर कैसा रहा, आज की मेरी क्लास कैसी रही। कल आप मेरे साथ क्या दिखाए भाई,